तुमने ताओवादी मंदिर के सामने बस 2 आड़ू खाए थे और सोचा भी नहीं था कि अगले ही पल तुम्हें एक बड़ा सांप निगल लेगा। जब तुम दोबारा जागे तो तुमने पाया कि तुम्हारी आत्मा किसी और के शरीर में चली गई है, एक 15 साल के लड़के के शरीर में। उस लड़के का नाम चू निंग था। वो एक अनाथ था। उसके पिता अपनी मृत्यु से पहले एक मार्शल आर्टिस्ट थे। वो डानिंग काउंटी के कांस्टेबल थे। दुर्भाग्य से मूल शरीर के पिता के कांस्टेबल बनने के कुछ ही समय बाद उन्होंने कुछ साल भी पैसे नहीं कमाए थे कि एक बार एक सजी धजी नाव पर ज्यादा शराब पी ली और गलती से उनका बायां पैर दाएं पैर में फंस गया और वो नदी में गिरकर डूब गए। वे अपने पीछे अपना इकलौता बेटा और एक बूढ़ी औरत छोड़ गए। वो बूढ़ी औरत मूल शरीर के पिता की परनानी थी। मूल शरीर के पिता भी एक अनाथ थे जिन्हें इसी परनानी ने पाला था। योद्धा और फिर कांस्टेबल बनने के बाद उन्होंने शहर में एक घर खरीदा था और परनानी को अपने साथ ले आए। जब से मूल शरीर के पिता की मृत्यु हुई है, मूल शरीर कमजोर और बीमार रहने लगा। हालांकि यह बूढ़ी परनानी उसकी देखभाल करती थी, लेकिन परनानी भी बूढ़ी हो चुकी थी और ज्यादा काम नहीं कर सकती थी। घर की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। वे बस पिता की छोड़ी हुई कुछ बचत पर ही गुजारा कर रहे थे। 5 साल तक उस बचत से गुजारा करने के बाद वो भी लगभग खत्म हो गई थी और दिन मुश्किल होने लगे थे। ऊपर से सूखा पड़ गया और कई आम लोगों के खेतों में एक दाना भी नहीं उगा। अनाज की कीमतें बढ़ गईं और घर में अनाज खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे थे। मूल शरीर अभी अभी भूख से बेहोश हुआ था और फिर तुम्हारी आत्मा उसके शरीर में आ गई। तुम लकड़ी के बिस्तर से उठे और दरवाजे तक गए। तुमने देखा कि आंगन की जमीन बंजर है। एकमात्र हरी भरी जगह, एक झुकी हुई परछाई जमीन पर बैठकर घास उखाड़ रही थी। शायद आहट सुनकर उस बूढ़ी परछाई ने अपना सिर घुमाया और एक झुर्रियों से भरा चेहरा सामने आया जो मुश्किलों की मार झेल चुका था। बाल थोड़े सफेद थे और होंठ कई जगह से फटे हुए थे, लेकिन इस पल वो बुढ़िया खुशी से बोली, अरे तुम जल्दी से बिस्तर पर जाकर थोड़ा और आराम कर लो। जब परनानी घास उखाड़कर उसे पका लेगी तब खा लेना। परनानी, मैं घास नहीं खाना चाहता। बुढ़िया एक पल के लिए चौंक गई। ठीक है, परनानी समझ गई। अगली बार निंग एर के लिए कुछ और उखाड़ लाऊंगी। एक कटोरी घास खाने के बाद तुम वापस बिस्तर पर लेटने नहीं गए, बल्कि दरवाजे के पास बैठकर सोचने लगे। मूल शरीर की यादों से तुम्हें पता चला कि जिस राजवंश में मूल शरीर रहता था उसे लियांग राजवंश कहा जाता था। लियांग राजवंश में ऐसा नहीं था कि सब कुछ बेकार है, बस पढ़ाई ही महान है, बल्कि यह एक ऐसा राजवंश था जहां योद्धाओं का सम्मान होता था। योद्धा सरकारी दफ्तरों में पद हासिल कर सकते थे। जिसकी ताकत जितनी ज्यादा होती उसका पद उतना ही बड़ा होता। यह एक ऐसी दुनिया थी जो ताकत के बल पर चलती थी। पढ़ाई लिखाई और तर्क वितर्क ज्यादा जरूरी नहीं थे। अगर बात करने से हल नहीं निकलता तो शारीरिक बल का इस्तेमाल किया जाता था। अफवाह थी कि लियांग राजवंश के संस्थापक सम्राट एक ही हथेली के वार से नदियों को उल्टा बहा सकते थे, जो किसी देवता के समान था। मूल शरीर की यादों में वो केवल इतना जानता था कि योद्धाओं के स्तर मार्शल अप्रेंटिस और मार्शल मास्टर होते हैं। इससे आगे के स्तरों के बारे में मूल शरीर को नहीं पता था। ऐसा लगता है कि आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करना है और अभ्यास के लिए मार्शल आर्ट्स की गुप्त तकनीकों की जरूरत होती है। लेकिन महान लियांग राजवंश में मार्शल आर्ट्स की तकनीकें शाही दरबार और कुछ योद्धाओं और संप्रदायों के हाथों में थीं। आम लोगों को किसी योद्धा से मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए गुरुदक्षिणा के तौर पर दर्जनों चांदी के सिक्के देने पड़ते थे और उसके बाद भी कुछ साल तक गुरु के घर पर जानवरों की तरह काम करना पड़ता था, तब जाकर सीखना शुरू कर पाते थे। संप्रदाय डानिंग काउंटी से बहुत दूर थे। कहा जाता है कि सबसे नजदीकी मार्शल आर्ट्स संप्रदाय सैकड़ों मील दूर प्रोफेक्चरल शहर में था। गरीबों के लिए एकमात्र रास्ता सरकारी स्कूल में दाखिला लेना था। सरकारी स्कूल में मार्शल आर्ट्स सीखना मुफ्त था। तुम्हारे पिता भी उसी स्कूल से निकले थे, लेकिन जो योद्धा इन स्कूलों से निकलते हैं वे अपनी मार्शल आर्ट्स की शिक्षा अपनी अगली पीढ़ियों को नहीं दे सकते, क्योंकि मार्शल आर्ट्स की ये गुप्त किताबें शाही दरबार की अमानत होती हैं और अगर कोई इन्हें चोरी छिपे सिखाता है तो इसे एक बड़ा अपराध माना जाता है। हालांकि इन स्कूलों में न तो कोई फीस लगती है और न ही किसी गुरु को अपनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ भर्ती होने के लिए बहुत कड़ी शर्तें हैं। 17 साल की उम्र से पहले 200 जिन का पत्थर का ब्लॉक सिर के ऊपर उठाना पड़ता है। तो ये कुछ सरकारी और प्राइवेट स्कूलों जैसा ही है। प्राइवेट स्कूलों में कोई शर्त नहीं होती, बस पैसा चाहिए, जबकि सरकारी स्कूलों में आपकी काबिलियत देखी जाती है। तुमने मन ही मन सोचा कि इस शरीर का जो असली मालिक था वो अब तक ज्यादा से ज्यादा 40 जिन का ही पत्थर उठा पाता था। अगर उसे 2 साल का वक्त और भी मिल जाता तब भी उसकी ताकत 200 जिन तक नहीं पहुंच पाती। तुम्हारी नजर आंगन में रखे कुछ पत्थर के ब्लॉक्स पर पड़ी और तुम उनकी तरफ बढ़ गए। ये पत्थर शू के पिता ने मरने से पहले बनवाए थे। 5 साल पहले ही वो 30 जिन का पत्थर उठा सकता था। पिछले 5 सालों में उसकी ताकत ज्यादा क्यों नहीं बढ़ी? इसकी वजह बहुत ही साफ थी।
उसे सही पोषण नहीं मिल रहा था। सच तो ये है कि इस दुनिया में आम और गरीब लोगों की यही हालत है। यही वजह है कि आम लोगों के घरों से योद्धा बहुत कम निकलते हैं, क्योंकि भला कौन सा गरीब परिवार अपने बच्चे को हर वक्त मांस खिला सकता है। बिना अच्छे खाने की ताकत नहीं आती। वैसे 40 जिन उठाना भी कोई छोटी बात नहीं थी। तुम उस पत्थर के पास गए और तुमने 30 जिन वाले पत्थर के हैंडल को पकड़ लिया। जैसे ही तुमने जोर लगाया, वो पत्थर ऊपर उठ गया। अरे तेरी, ये तो बहुत हल्का है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर अब सोचने का वक्त नहीं था। तुमने 40 जिन और 60 जिन वाले पत्थरों को भी आजमाया और उन्हें भी बड़ी आसानी से उठा लिया। कुछ तो गड़बड़ है। इस शरीर के असली मालिक में इतनी जान तो नहीं थी। तुम एक के बाद एक पत्थर बदलते रहे और आखिर में 90 जिन वाले पत्थर पर जाकर रुके। तुम 90 जिन तो उठा पा रहे थे, लेकिन उसे 5 सेकंड तक भी थामे रखना मुश्किल था। और ये तो तब है जब मेरा पेट खाली है। अगर मैंने भरपेट खाना खाया होता तो 100 जिन का पत्थर उठाना भी नामुमकिन नहीं होता। ये सोचकर तुम्हारी आंखों में चमक आ गई। तुमने धीरे से पुकारा, सिस्टम। कोई जवाब नहीं मिला। क्या ये बदलाव मेरी आत्मा के इस शरीर में आने की वजह से हुआ है? जब तुम ये सब सोच ही रहे थे, तभी बूढ़ी चाची खाली टोकरी लिए उदास चेहरे के साथ घर के अंदर आई। कल श्याओ निंग ने कुछ अलग खाने की इच्छा जताई थी, इसलिए वो उसकी तलाश में बाहर गई थी। लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने तुम्हें पत्थर के पास बैठा हुआ देखा। बूढ़ी चाची ने हैरानी से पूछा, श्याओ निंग, तुम ये क्या कर रहे हो? शू परिवार की चाची ने पूछा। चाची, मैं अब 80 जिन का भारी पत्थर उठा सकता हूँ। तुमने उस बूढ़ी औरत की हैरान नजरों के सामने ये बात कही और फिर तुमने सच में 80 जिन का वो भारी पत्थर उठा लिया। तभी तड़ाक, बूढ़ी औरत के हाथ से टोकरी छूटकर गिर गई। वो कुछ पलों के लिए वहीं बुत बनकर खड़ी रह गई। फिर वो बड़े जोश के साथ तुम्हारे पास आए। श्याओ निंग, मेरे साथ अंदर आओ। उस तंग और छोटे से कमरे के अंदर तुम उस शरीर के पिता की तस्वीर के सामने घुटनों के बल बैठ गए और वो बूढ़ी औरत ढेरों बातें करने लगी। वो कह रही थी कि ये सब तुम्हारे पिता के आशीर्वाद और पूर्वजों के चमत्कार की वजह से हुआ है। तुमने एक जरूरी बात पकड़ी कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता असल में एक मार्शल आर्ट्स मास्टर थे। दा लियांग दरबार की नीति के मुताबिक अगर कोई वारिस स्कूल में दाखिला ले लेता है तो 6 महीने बाद उसे जिला कचहरी में सिपाही की नौकरी मिल सकती है। ये कुछ वैसा ही था जैसे आजकल के जमाने में घर के किसी सदस्य को नौकरी में प्राथमिकता मिलती है। लेकिन अपनी ताकत के बारे में सोचते हुए तुम्हें डर लगा कि कहीं बुढ़ापे की वजह से वो गिनती तो नहीं भूल गई। तुमने उन्हें याद दिलाते हुए कहा, लेकिन चाची, स्कूल में जाने के लिए 200 जिन ताकत चाहिए और मैं तो मुश्किल से 100 जिन ही उठा पाता हूँ। अभी मेरी ताकत बहुत कम है। बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो बिस्तर के पास रखे एक लकड़ी के संदूक की तरफ गई और उसमें से एक कपड़ा निकालकर तुम्हें पहनने के लिए दिया। आप कहे अनुसार उसे पहन लेते हैं। आप देखते हैं कि कपड़े बहुत ढीले हैं। आपकी बाहें आस्तीन के कफ से काफी दूर हैं। इससे आपको अपने बचपन की याद आ जाती है, जब आप छिपकर बड़ों के कपड़े पहनते थे। ये कपड़े शायद असली मालिक के नहीं हैं, बल्कि असली मालिक के पिता के हैं। बुढ़िया आपके लिए आस्तीन के कफ और पैंट के मोहरी मोड़ देती है, फिर कमर को थोड़ा और कस देती है और फिर आपको देखती है और बुदबुदाती है, हमारा छोटा निंग भी अब बड़ा हो गया है। बड़ी चाची के साथ दरवाजे से बाहर निकलकर रास्ते में आप कई बार पूछते हैं, ये जानने के लिए कि बड़ी चाची आपको किससे मिलाने ले जा रही हैं। काउंटी के हेड कांस्टेबल हुआंग से। उस जमाने में वो और आपके पिता सहकर्मी थे। वे हेड कांस्टेबल हुआंग से स्कूल के लिए एक सिफारिश पत्र मांगना चाहती हैं। स्कूल में दाखिले का मानक 200 जिन की ताकत और 17 साल से कम उम्र है। उम्र के मामले में कोई हेरफेर नहीं हो सकता, लेकिन ताकत के मामले में स्कूल के पास हेरफेर की बहुत गुंजाइश है। ठीक वैसे ही जैसे पिछले जन्म के कुछ प्रमुख मिडिल स्कूलों में दाखिले के लिए एक निश्चित स्कोर की जरूरत होती थी। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो आप स्पॉन्सरशिप से भी दाखिला ले सकते हैं। आपके पास पैसे नहीं हैं तो फिर सिर्फ पहुंच का ही सहारा है। हुआंग परिवार की उस बड़ी हवेली के सामने खड़े होकर आप थोड़े उत्सुक हैं। दोनों ही हेड कांस्टेबल हैं, तो फिर यह अंतर इतना बड़ा कैसे है? यह ऐसा है जैसे एक ही कंपनी के सहकर्मी हो। एक शहर में किराए के मकान में रहता है, जबकि दूसरा एक बड़े बगीचे वाले और निजी स्विमिंग पूल वाली आलीशान विला में रहता है। हुआंग परिवार की हवेली का पिछवाड़ा। हुआंग झोंगटाए आंगन में तालाब में मछली पकड़ रहे हैं और बटलर की रिपोर्ट सुन रहे हैं। वो गहरी सोच में पड़ जाते हैं। चू पिंग की चाची चू पिंग के बेटे के साथ मिलने आए हैं। चू पिंग कौन है? वो थोड़ी देर सोचते हैं, फिर उन्हें याद आता है कि चू पिंग कौन है। 5 साल पहले का एक हेड कांस्टेबल, लेकिन हेड कांस्टेबल बनने के कुछ ही समय बाद वो डूबकर मर गया। इस चू पिंग के साथ उनका कोई निजी रिश्ता नहीं था। इस समय मिलने आना, और वो भी चू पिंग के बेटे के साथ। हुआंग झोंगटाए अपनी उंगलियों को कुर्सी के हत्थे पर फिराते हैं। वो जल्द ही इस बुढ़िया और जवान लड़के के आने का मकसद समझ जाते हैं। जल्द ही स्कूल में दाखिले के दिन आने वाले हैं।
वे मुझसे मार्शल आर्ट सीखने के लिए स्कूल में दाखिले के लिए एक सिफारिश पत्र चाहते हैं। अगर कोई स्कूल में 6 महीने तक रह पाता है तो उसे यमन में एक नौकरी मिल सकती है। जाहिर है कि चू पिंग के इस बेटे में ज्यादा ताकत नहीं है, वरना वो मेरे पास मदद मांगने नहीं आता। सिर्फ चू परिवार के लिए, जिनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, अपनी पहुंच का इस्तेमाल करना ये कुछ ठीक नहीं है। उन्हें जवाब दे दो, कहो कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं मेहमानों से नहीं मिल सकता। उनसे वापस जाने के लिए कहो। हुआंग जोंगटाई ने फैसला कर लिया। बटलर ये सुनकर मुड़ने ही वाला था कि तभी तालाब की सतह पर तैरता हुआ कांटा डूब गया। हुआंग जोंगटाई की आंखें चमक उठी। दाहिने हाथ के एक झटके से एक लाल पूंछ वाली काप मछली पानी से बाहर निकल आई। ये तो काप मछली है। हुआंग जोंगटपाई की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने पिछवाड़े से बाहर जा चुके बटलर को आवाज लगाई, दरवाजे पर वापस जाओ और देखो कि चू परिवार का वो बच्चा इस समय क्या कर रहा है। उसके हाव भाव और बर्ताव सब कुछ याद कर लेना और जल्दी से आकर मुझे बताओ। बटलर जल्दी से चला गया। 3 मिनट से भी कम समय में वो वापस आ गया। मालिक, चू परिवार का वो बच्चा दरवाजे के सामने बिल्कुल सीधा खड़ा है। उसके चेहरे पर बहुत शांति है, न तो गुस्सा है और न ही घबराहट। 15 साल की उम्र में अपने बड़ों के साथ दरवाजे के बाहर 15 मिनट से ज्यादा इंतजार करने के बाद भी वो अभी भी शांत रह सकता है। अपमानित महसूस करने का कोई गुस्सा नहीं है। चाहे वो अपनी भावनाओं को छिपाने में माहिर हो या सच में धैर्यवान हो, उसका ये स्वभाव उसकी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा है। हुआंग जोंगटाई अपनी कुर्सी से उठे और वापस अपने स्टडी रूम में चले गए। उन्होंने एक पर्ची लिखी और कहा, इसे उन्हें दे देना। कह देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मिल नहीं पाऊंगा। मुझे पता है कि वे किस काम से आए हैं। वे ये पर्ची लेकर पाठशाला के गुरुजी लियू के पास जा सकते हैं। जी मालिक, मालिक, कहते हुए मुनीम ने वो पर्ची थाम ली, लेकिन पर्ची पर लिखे शब्दों को देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हुआंग जोंगटाई ने अपने मुनीम की आंखों में हैरानी देखी और उसे समझाते हुए कहा, या तो मदद मत करो और अगर करनी है तो पूरी शिद्दत से करो ताकि सामने वाला तुम्हारा एहसान माने। आप बेफिक्र रहें मालिक, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या कहना है। मुनीम अपने मालिक का इशारा समझ गया। हुआंग परिवार की हवेली के दरवाजे पर उस बुजुर्ग महिला ने तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ रखा था। तुम अपनी बूढ़ी मौसी की घबराहट साफ महसूस कर सकते थे। उनका मन बाहर से जितना शांत दिख रहा था, अंदर से उतना ही बेचैन था। वो हकीकत जानते थे, इस हवलदार हुआंग और पिताजी के बीच दोस्ती शायद उतनी गहरी नहीं थी, वरना बूढ़ी मौसी को मदद के लिए इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। जब तुम सोच ही रहे थे कि शायद वे मदद नहीं करेंगे, तभी हवेली का बड़ा दरवाजा धीरे से खुला। मुनीम की पोशाक पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी तेजी से बाहर आया। बड़ी मालकिन, माफी चाहता हूँ। जब पता चला कि बड़ी मालकिन और कुंवर साहब पधारे हैं तो मालिक की खुशी का ठिकाना न रहा। वो खुद आपका स्वागत करना चाहते थे, लेकिन इन दिनों मालिक की तबीयत कुछ नासाज है। हकीम साहब ने उन्हें बिस्तर से उठने तक को मना किया है। दरवाजा खोलते हुए मुनीम ने बड़े ही नेक दिल से उनका स्वागत किया और फिर कहा, बड़ी मालकिन के आने का मकसद मालिक को पता चल गया है। उन्हें जानकर बहुत खुशी हुई कि आपके बेटे में भी युद्ध कला सीखने का हुनर है। मालिक बहुत उत्साहित थे। वो कह रहे थे कि शेर का बच्चा शेर ही होता है। स्वर्गीय भाई चू की आत्मा को भी आज बहुत सुकून मिलेगा। उन्होंने खास तौर पर मुझे ये चीज मालकिन को देने के लिए कहा है। मुनीम की बात सुनकर बूढ़ी मौसी ने वो पर्ची ले ली। जब उन्होंने पर्ची पर लिखे शब्दों को गौर से पढ़ा तो वे भावुक हो गईं। तुम भी मन ही मन हैरान थे। वाकई दौलत और रसूख वाले लोग चाहे किसी भी जमाने के हों, होते बड़े शातिर और दिमाग वाले हैं। तुमने उस पर्ची पर लिखे शब्दों पर एक सरसरी नजर डाली थी। छोटा निंग मेरे जिगरी दोस्त का बेटा है। इसमें युद्ध कला की अच्छी काबिलियत है। मेरी गुजारिश है कि भाई लियू इसका खास ख्याल रखें। आपका भाई जोंगटाई हमेशा आपका शुक्रगुजार रहेगा। बूढ़ी मौसी ने तुम्हारा हाथ पकड़कर बार बार झुककर उनका शुक्रिया अदा किया और फिर वहाँ से चली गई। घर लौटने के बाद बूढ़ी मौसी ने तुमसे बिस्तर पर लेटकर आराम करने को कहा। सच में तुम्हारे शरीर में जान नहीं बची थी। घास फूस खाकर जो थोड़ी बहुत ताकत मिली थी वो इस लंबी दौड़ धूप में पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। तुमने देखा कि बूढ़ी मौसी चूल्हे के पास झुककर कुछ ढूंढ रही थी। थोड़ी देर बाद उनके हाथ में लाल कागज में लिपटा एक छोटा सा पैकेट था। वो उस छोटी सी चीज को लेकर संभलकर कमरे के बाहर चली गई। तुम्हें उन्हें देखकर बहुत तरस आ रहा था। उस बेचारी बुढ़िया ने तो सिर्फ आधी कटोरी घास खाई थी। पता नहीं उनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही थी कि वो अब भी चल पा रही थी। जब तुम थकावट की वजह से नींद के आगोश में जा रहे थे तभी तुम्हें ताज़ा पके चावलों की खुशबू आई। जैसे ही तुमने आंखें खोली देखा कि मेज पर एक कटोरी गर्मा गर्म चावल रखे थे और बूढ़ी मौसी चूल्हे के पास खड़ी करछी पर लगे हुए बचे कुचे चावलों को चाट रही थी। आखिर घर में चावल आए कहाँ से? बस एक पल में तुम्हें सब समझ आ गया। जरूर बूढ़ी मौसी ने अपने बचे कुचे आखिरी गहने भी गिरवी रख दिए होंगे।
अरे निंग, तू जाग गया? आ जा, जल्दी से खाना खा ले, बूढ़ी मौसी ने पीछे से आहट सुनकर कहा। उन्होंने करछी नीचे रखी और बोली, मैंने देखा तू बड़ी गहरी नींद में सोया था, इसलिए मैंने तुझे जगाया नहीं और खुद पहले खा लिया। जी ठीक है, तुमने धीरे से कहा। तुमने उनके त्याग को जानते हुए भी बात नहीं काटी और चुपचाप मेज पर जाकर बैठ गए। तुमने कटोरा और हाथ में चम्मच लिया। वो खुशबूदार सफेद चावल और साथ में नमक में भुनी हुई थोड़ी सी घास। एक निवाला चावल का और एक निवाला घास का पेट में गया। रात को तुम्हें एक सपना आया। सपने में वही छोटा सा बाल योगी था जिससे तुम सांचिंग पहाड़ पर मिले थे। उस वक्त वो छोटा बच्चा बहुत दुखी और बेबस दिख रहा था और एक बूढ़ा गुरु उसे बुरी तरह डांट रहा था। 2 अमर फल, इनमें से अगर कोई साधारण इंसान एक भी खा ले तो उसकी उम्र 10,000 साल बढ़ जाती है। हालांकि दूसरा फल खाने से उम्र तो और नहीं बढ़ती, पर उसकी पूरी शक्ति शरीर के भीतर समा जाती है, जिससे इंसान की ताकत दिन ब दिन बढ़ने लगती है। तुमने तो इस बेचारे का भला करने के चक्कर में इसका नुकसान कर दिया। उस नाग देवता को मैंने खुद वश में किया था और उसे इस गुफा के द्वार की रक्षा का काम सौंपा था। वो केवल प्रकृति की शुद्ध शक्ति का सेवन करता है। इंसानों को खाने जैसा घिनौना और पाप का काम करने की उसकी हिम्मत नहीं है। अगर कोई अनजाने में यहाँ आ भी जाए तो वो नाग उसे सिर्फ डराकर भगा देता है। पर तुमने इस इंसान को 2 अमर फल खिला दिए। अब उस नाग के मन में इसे मारने का लालच आ गया है। इस इंसान को खाकर उसे 10,000 साल की तपस्या के बराबर शक्ति मिल जाएगी और वो इस कैद से आजाद हो सकेगा। ये बात सुनकर तुम्हारे तो होश उड़ गए। क्या वो विशाल नाग तुम्हें खा जाएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने 2 अमर फल खा लिए थे? यानी उस छोटे चेले ने नेक काम करने की कोशिश की पर तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी। गुरुजी, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये तो एक साधारण इंसान है जो इत्तेफाक से इस पावन और जादुई जगह पर पहुंच गया है। इस दिव्य लोक का एक दिन साधारण दुनिया के 10 सालों के बराबर होता है। अगर तुम्हारे मन में दया थी तो इसे बस एक बार उस जादुई झरने का पानी पिला देते, जिससे इसकी उम्र 10 साल बढ़ जाती। तुमने इसे 2 अमर फल खिला दिए, यह इसके लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार था। पर इस बेचारे की किस्मत इतनी बलवान नहीं कि इस सुख को भोग सके। शायद विधाता ने इसके भाग्य में यही लिखा था। आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। चेला बोला, मैं समझ गया गुरुजी। भाड़ में जाए तुम्हारी ऐसी फूटी किस्मत। अचानक तुम्हारी आंख खुल गई। तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उस बूढ़े तपस्वी को तो बाद में देख लेंगे। अगर उस सपने में जो भी दिखा वो सच है तो इस नई दुनिया में आने के बाद क्या इस शरीर में अब भी उन अमर फलों का असर बचा होगा? कायदे से तो आत्मा बदलने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, पर तुम्हें याद आया कि यहाँ आने के पहले ही दिन तुम्हारी ताकत अचानक कई किलो बढ़ गई थी। क्या पता वो जादुई शक्ति वाकई तुम्हारे साथ आई हो? हर दिन बढ़ती हुई ताकत, इसे आजमाना कोई बड़ी बात नहीं है। दरवाजे के बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और घर के अंदर तुम बस दरवाजे की चौखट के सहारे बैठ गए। घर में तुम्हारे सिवा कोई नहीं था। बूढ़ी काकी अपनी टोकरी लेकर जंगली सब्जियां ढूंढने बाहर गई थी। तुम भी पहले उनके साथ कई बार गए थे, पर हर बार वो तुम्हें थोड़ी ही देर में वापस घर भेज देती थी। भारी बारिश के बाद पत्थरों और घास पर एक खास तरह की जंगली काई उगाती है, जिसे लोग बिजली की खाद कहते हैं। ये देखने में खुम्भी की तरह होती है और इसका सूप पीने में बहुत ही मजेदार लगता है। 4 दिन पहले डानिंग जिले में आखिरकार जोरदार बारिश हुई और लंबे समय से चला आ रहा सूखा खत्म हुआ। उसके बाद तो जैसे ऊपर वाले ने मेहरबानी कर दी और लगातार 3 दिनों तक पानी बरसा। अनाज की कीमतें भले ही अभी कम न हुई हो, पर कम से कम अब जंगली सब्जियां धीरे धीरे उगने लगी थी। उस दिन बूढ़ी काकी ने मिट्टी के चूल्हे के पास से लाल कागज में लपेटकर जो चीज निकाली थी, अब तुम्हें अच्छी तरह पता चल गया था कि वो क्या था। कंगन की एक सुंदर जोड़ी। ये कंगन सालों पहले पिताजी ने सिपाही बनने के बाद काकी के लिए खरीदे थे। जब पहले घर में खाने को दाने नहीं थे, तब भी काकी ने इन्हें नहीं बेचा, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये उनकी यादें थीं, बल्कि उन्होंने इन कंगन को बुढ़ापे की लाठी और जान बचाने वाले पैसों की तरह सहेज कर रखा था। तुम बचपन से ही बहुत कमजोर थे, तुम अक्सर बीमार पड़ जाते थे, तो उन्होंने ये कंगन इसलिए बचाए थे कि अगर कभी तुम दोबारा बीमार पड़े तो इन्हें बेचकर तुम्हारी दवा और इलाज का इंतजाम हो सके। पर आखिरकार काकी ने इन्हें गिरवी रख ही दिया और बदले में 1 बोरी मोटे चावल और 2 किलो मांस ले आए। उन कंगन की कीमत 20 चांदी के सिक्कों के बराबर थी, पर उन्हें सिर्फ 1 बोरी चावल और थोड़े से मांस के लिए दे दिया। सच तो ये है कि यह सोचकर तुम्हारा दिल बैठा जा रहा था, लेकिन काकी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि स्कूल में नाम लिखवाने का वक्त करीब आ गया था। वो चाहती थी कि तुम रोज कम से कम भरपेट खाना खाओ ताकि शरीर में जान आए, तभी तुम स्कूल की परीक्षा में पास हो पाओगे। अब बस 7 दिनों का समय और बचा है। तुम्हारा अंदाजा सही निकला। उस चिरंजीवी फल का असर इस शरीर को विरासत में मिल गया था। उसकी ताकत वाकई दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब जब ताकत विरासत में मिल ही गई थी, तो उम्र भी लगभग उतनी ही लंबी होनी चाहिए थी।
इस बात की पुष्टि ने उसके मन में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। हालांकि हर दिन बढ़ने वाली ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी, बस आधा किलो के आसपास ही घटती बढ़ती रहती थी। कभी कभी तो आधा किलो से भी कम होती थी। इसके पीछे की अनिश्चित वजह भी उसने ढूंढ निकाली थी। अगर वो पेट भरकर खाना खाता तो ताकत थोड़ी ज्यादा बढ़ती थी, और अगर खाने की गुणवत्ता अच्छी होती तो भी बढ़ोतरी और बेहतर होती थी। तुम्हें लगा कि उस चिरंजीवी फल में समाई ऊर्जा किसी जलाशय के पानी जैसी थी, जो तुम्हारे शरीर के भीतर जमा थी और जिसे एक बांध ने रोक रखा था। हर बार कितना पानी बाहर निकलेगा, यह इस बात पर निर्भर करता था कि तुम उस बांध के फाटक को कितना खोल पाते हो। बारिश के बाद आसमान साफ हो गया और सूरज की नई किरणें बिखरने लगी। आज तुम सुबह सवेरे ही ताज़ा धुले हुए साफ कपड़े पहनकर तैयार हो गए और चावल की 2 कटोरी कांजी पी, 3 अंडे खाकर अपनी बूढ़ी दादी की उम्मीद भरी नजरों के बीच तुम घर से निकल पड़े। आज दानिंग जिले की पाठशाला में दाखिले का दिन था। ये पाठशाला शहर के पूर्वी हिस्से में थी। यूनफा कपड़ों की मिल के पास का यह इलाका शहर के रईसों और ताकतवर लोगों का रिहायशी इलाका था। दूसरे इलाकों के छोटे और नीचे मकानों के मुकाबले पूर्वी इलाका ऊंचे दरवाजों और बड़े आंगनों वाले हवेलियों से भरा था। मुख्य सिपाही हुआन का घर भी इसी इलाके में था। जब तुम पाठशाला पहुंचे तो दरवाजे पर पहले से ही अपने बच्चों का दाखिला कराने आए माता पिता की भारी भीड़ लगी थी। पाठशाला के मुख्य द्वार पर जबरदस्त चहल पहल थी। ऊपर से तमाशा देखने वालों की भीड़ ने रौनक और बढ़ा दी थी। पाठशाला के बाहर वाली सड़क पूरी तरह से जाम हो चुकी थी। बड़ी मशक्कत के बाद तुम किसी तरह मुख्य द्वार तक पहुंच पाए। वहां तुमने देखा कि दरवाजे पर 2 सैनिक हाथों में लंबे भाले लिए पहरा दे रहे थे। उनकी आंखें बहुत तेज और सतर्क थीं। आसपास खड़े आम लोग उनसे 3 मीटर की दूरी बनाए रखने में ही अपनी भलाई समझ रहे थे। दाखिला लेने वालों के अलावा किसी और को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। सैनिकों की उन तीखी नजरों को देखकर जो लोग धक्का मुक्की करके आगे आ गए थे, वे भी डर के मारे पीछे हटने लगे। पिछले सालों में कुछ बेवकूफ लोग बहुत करीब चले गए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन भालों ने उनके शरीर में छेद कर दिया था। ये सब देखकर तुम दरवाजे की ओर बढ़े। उन दोनों सैनिकों ने तुम्हें सरसरी निगाह से देखा पर रोका नहीं। अपनी अनुभवी नजरों से वे देख सकते थे कि तुम्हारी उम्र अभी 17 साल से कम है। रही बात तुम्हारी ताकत की कि वो पर्याप्त है या नहीं, तो उसका पता तो पाठशाला के अंदर होने वाली परीक्षा के बाद ही चलेगा। जैसे ही तुमने मुख्य द्वार के अंदर कदम रखा, सामने ही एक बड़ा युद्ध अभ्यास का मैदान था। उस मैदान ने पाठशाला के सामने वाले पूरे हिस्से को घेर रखा था। वो बहुत ही चौड़ा था और जमीन पर सलेटी रंग के पत्थरों के चौकोर टुकड़े करीने से बिछे हुए थे। मैदान के दोनों तरफ हथियारों के स्टैंड रखे थे, जहां सजे हुए हथियार सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। वहां का माहौल बहुत ही गंभीर और अनुशासित था। उस वक्त मैदान में पहले से ही दर्जनों किशोर मौजूद थे। हालांकि ज्यादातर लड़कों के चेहरों पर उत्साह के साथ साथ गहरी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। सब अपनी अपनी जगह चुपचाप खड़े थे, आपस में कोई बात नहीं कर रहा था। अपनी जिंदगी बदल देने वाली इस बड़ी परीक्षा से पहले किसी का भी मन फालतू बातों में नहीं लग रहा था। मैदान के एक कोने में कुछ लड़के एक मेज के सामने कतार में खड़े थे। मेज के पीछे 2 अधेड़ उम्र के आदमी बैठे थे। एक आदमी सवाल पूछने का काम कर रहा था तो दूसरा रजिस्टर में जानकारी लिख रहा था। तुम भी चुपचाप उनके पीछे कतार में लग गए, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तुम सोच रहे थे कि उन प्रशिक्षक लियू को कहाँ ढूंढा जाए। क्या पाठशाला के किसी कर्मचारी से पूछना ठीक रहेगा? पर क्या ऐसा करना बहुत ज्यादा शक पैदा करने वाला नहीं होगा? अभी तुम सोच ही रहे थे कि तुम्हारे आगे खड़े सभी लड़कों का पंजीकरण पूरा हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? घर कहाँ है? चुनिंग। मेरा घर दक्षिण शहर की चौथी गली में है, तुमने फौरन जवाब दिया। पूछताछ करने वाले आदमी ने बड़ी लापरवाही से पूछा, क्या तुम्हारे परिवार या रिश्तेदारों में कोई जीवित योद्धा है? मेरे पिता चूपिंग एक योद्धा और मुख्य सिपाही थे, लेकिन 5 साल पहले उनका निधन हो गया। उस आदमी ने इसके आगे कोई और सवाल नहीं पूछा। और दाईं ओर जो लिखने के लिए जिम्मेदार था, तुम्हारा नाम लिखने के बाद उसे अपनी कलम नीचे रखनी थी। तुमने कागज पर लिखे नामों की कतार पर नजर डाली और जल्दी से कहा, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता अपने जीवन काल में हेड कांस्टेबल हुआंग के भी दोस्त थे, और जब हेड कांस्टेबल हुआंग को पता चला कि मैं अकादमी में शामिल हो रहा हूँ तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि अकादमी में दाखिला लेने के बाद ट्रेनर लियू को ढूंढूं। उस समय तुम्हें अब इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि सीधे ये कहने से कोई मुसीबत होगी या नहीं, क्योंकि तुमने इस रजिस्ट्रेशन में चल रही गड़बड़ी को देख लिया था। उस कागज पर इस बार की परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के नाम थे, लेकिन तुमने देखा कि कुछ लोगों के नामों के आगे बिंदु लगे हुए थे। वो बिंदु बहुत छोटा था, बिल्कुल एक पूर्ण विराम जैसा। शायद दूसरे उम्मीदवार इस पर ध्यान भी न देते, लेकिन तुमने रजिस्ट्रेशन वाले कागज को देखा और तुम्हें पता था कि अगर इसमें कोई गड़बड़ नहीं है तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। जैसा कि उम्मीद थी, तुम्हारी बात सुनने के बाद कलम पकड़े हुए आदमी ने अपनी कलम फिर से सीधी कर ली।
बाईं ओर वाले आदमी ने पूछा। कौन से हेड कांस्टेबल? हुआंग झोंकता आई, अंकल हुआंग। दोनों आदमियों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। अगले ही पल कलम पकड़े हुए आदमी ने तुम्हारे नाम के आगे एक छोटा सा बिंदु लगा दिया। हालांकि यह बिंदु कुछ लोगों के नामों के आगे लगे बिंदुओं जितना बड़ा नहीं था, पर उन लोगों के मुकाबले जिनके नाम के आगे कोई बिंदु नहीं था, तुम फिर भी बेहतर स्थिति में थे। अब वो सब कुछ समझ चुका था। जिन नामों के आगे बड़े बिंदु थे वे शायद बहुत ऊंची पहुंच वाले लोग थे जिनका खास ख्याल रखने की जरूरत थी, और फिर तुम्हारी तरह के लोग थे जिनका बस सामान्य रूप से ध्यान रखा जाना था। तुम्हारी पृष्ठभूमि या इतिहास चाहे जो भी हो, यह मार्शल ट्रेनी परीक्षा दरबार के लिए उत्तराधिकारी चुनने के लिए है। इसमें कोई भी निजी तौर पर धोखाधड़ी नहीं कर सकता। अगर तुम परीक्षा पास नहीं कर पाए तो ट्रेनर दाई को जानने का भी कोई फायदा नहीं होगा। उधर जाकर लाइन में लग जाओ और ग्रुप टेस्ट का इंतजार करो। बाईं ओर वाले आदमी ने अचानक कठोर आवाज में डांटा। उसके चेहरे पर पूरी तरह से ईमानदारी और न्याय का भाव था। तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया। तुमने जल्दी से माफी मांगी, पर मन ही मन तुम कोस रहे थे। अगर मैंने नाम के पीछे वो गोला नहीं देखा होता तो मैं लगभग तुम्हारी बात पर यकीन कर ही लेता। इस ट्रेनर के ऐसा करने की वजह बस यही थी कि मेरे पीछे अभी भी लोग लाइन में खड़े थे और हमारी बातचीत को पीछे वाले उम्मीदवारों ने भी सुन लिया था। ये सब अकादमी को निष्पक्ष और ईमानदार दिखाने का एक नाटक था। तुम डरे हुए चेहरे के साथ अभ्यास क्षेत्र की ओर चले गए। लाइन में खड़े उम्मीदवारों ने तुम्हारी तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा और नफरत थी। उन सब ने रजिस्ट्रेशन करने वाले ट्रेनर को अभी अभी जोर से डांटते हुए सुना था। उनके मन में उन्होंने तुम्हें पहले ही एक ऐसा इंसान मान लिया था जो चालाकी से काम निकालना चाहता है। अच्छी बात यह थी कि ट्रेनर बहुत निष्पक्ष लग रहा था। इससे उनका आत्मविश्वास थोड़ा और बढ़ गया। तुमने उन नौजवानों की आंखों में देखा और तुम्हें थोड़ी लाचारी महसूस हुई। ये सब सच में कितने भोले भाले बच्चे हैं। आधे घंटे बाद अकादमी का दरवाजा बंद हो गया। सभी उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका था। दोनों ट्रेनरों ने भी लिस्ट उठा ली और अकादमी के अंदर की ओर चल दिए। चलते चलते वे धीमी आवाज में बात कर रहे थे। इस बार कुछ उम्मीदवारों की पारिवारिक पृष्ठभूमि काफी अच्छी है। अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो हुआंग दाईझांग की पहुंच सबसे बड़ी होनी चाहिए। 7 बस वो जिसे चू निंग कहते हैं। शायद उसका हुआंग दाईझांग से कोई गहरा रिश्ता नहीं है। हुआंग दाईझांग को तो पिछले साल ही वरिष्ठ गश्ती निरीक्षक के पद पर तरक्की मिल गई थी, पर तुमने फिर भी उन्हें हेड कांस्टेबल हुआंग ही कहा, जिससे पता चलता है कि रिश्ता ज्यादा गहरा नहीं है। क्योंकि उसके पिता भी अपने जीवन काल में एक हेड कांस्टेबल थे, मेरे हिसाब से उसने हुआंग दाईझांग के घर जाकर मदद मांगी होगी। 7 हो सकता है हुआंग दाईझांग ने दयालुता में आकर एक बार मदद करने का फैसला कर लिया हो। मेरा भी यही अंदाजा है। लेकिन भले ही उसका हुआंग दाईझांग से कोई गहरा रिश्ता न हो, हुआंग दाईझांग ने यह एहसान किया है तो उसे पास हो जाने दो। अगर वो बाद में कमजोर निकला तो 3 महीने बाद वैसे भी उसे निकाल दिया जाएगा। दृश्य 2 अभ्यास क्षेत्र। कुछ सेवक एक एक करके पत्थर के चबूतरे ले आए और उम्मीदवारों को भी अपने अपने नंबर मिल गए थे। तुमने अपने नंबर प्लेट की ओर देखा। एटसैट शुभ संकेत। नाम की जगह नंबरों का इस्तेमाल करना अकादमी का कहना है कि ये भेदभाव रोकने के लिए है। इस तरह की बातों पर तुमने बस एक ठंडी सांस भरी और यूजन देखा कर दिया। इन नंबरों का खास ख्याल रखना है, ये बात इन शिक्षकों को पहले से ही अच्छे से पता है। किन नंबरों का खास ख्याल रखना है, ये बात इन शिक्षकों को पहले से ही अच्छे से पता है। पूरे मैदान में 200 से थोड़े ज्यादा उम्मीदवार हैं। तुम अभी वहाँ खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे हो। तुम्हें पता चला कि आधे लोग तो बस मजे लेने आए हैं और वो सब बिल्कुल तुम्हारी तरह ही हैं। जिन्हें 17 साल का होने में अभी 1-2 साल बाकी हैं, उन्होंने बस अनुभव लेने के लिए नाम लिखवा दिया है। वहाँ का माहौल देखने और तजुर्बा हासिल करने के लिए ये बिल्कुल बड़ी परीक्षा की तरह है। अमीर बाप की औलादें 1 साल पहले ही परीक्षा के लिए नाम लिखवा देती हैं ताकि बच्चे पहले से माहौल समझ सके। अकेडमी में नाम लिखवाने की कोई फीस नहीं है, लेकिन हर उम्मीदवार को सिर्फ 3 मौके मिलते हैं। अगर 3 बार में परीक्षा पार नहीं हुई तो चाहे उम्र 17 साल से कम ही क्यों ना हो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अगर ये नियम ना होता तो शायद 10 साल से कम उम्र के बच्चे भी मजे लेने के लिए यहाँ भागे चले आते। अकेडमी के सेवकों ने पत्थर के टुकड़े सही जगह रख दिए। शिक्षकों ने नंबर के हिसाब से सबको अलग अलग ग्रुप्स में बांटना शुरू किया, क्योंकि 200 से ज्यादा लोग थे। हर किसी के पास पत्थर उठाने के 3 मौके थे, इसलिए काम जल्दी निपटाने के लिए अकेडमी ने कई उम्मीदवारों की परीक्षा एक साथ शुरू करवा दी। तुम्हें 5वें ग्रुप में रखा गया था। परीक्षा लेने वाला शिक्षक गोरे रंग का था और उसकी थोड़ी पर बकरी जैसी दाढ़ी थी। तुम्हारे ग्रुप में कुल CHEH लोग और पहले 5 नाकाम रहे और अब आखिरी बारी तुम्हारी थी। तुमने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया।
अपनी सांसों पर ध्यान दो, दूसरों की वजह से भटको मत। जब तुम पत्थर के पास पहुँचे तो शिक्षक ने अचानक ये बात कही। तुम चौंक गए, क्योंकि जब पहले 5 लोग परीक्षा दे रहे थे तब ये शिक्षक एक शब्द भी नहीं बोला था। लगता है अफसर हुआंग की सिफारिश काम कर गई। पर सिर्फ कुछ हिदायतों से क्या होगा, तुमसे 200 जिन का वो भारी पत्थर नहीं उठने वाला था। तुमने सोते हुए झुककर दोनों हाथों से पत्थर का हैंडल पकड़ा, फिर धीरे धीरे जोर लगाया, लेकिन पत्थर कमर तक ही उठा और फिर ऊपर ले जाने की हिम्मत नहीं बची। तुमने दांत भींस लिए, तुम्हारे हाथों की नसें फूलने लगी, पर आखिर में ताकत कम पड़ गई और पत्थर हाथ से छूट गया। वो धड़ाम से जमीन पर गिरा। जमीन पर गिरते ही पत्थर 2 टुकड़ों में टूट गया। तुम दंग रह गए। क्या ये पत्थर मिट्टी के बने हैं? इस जमाने के अफसर तो पिछले जन्म वालों से भी बड़े भ्रष्ट निकले। शिक्षक के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने बस एक तरफ खड़े सेवक से कहा, पत्थर टूट गया है, दूसरा लेकर आओ। तुरंत ही वो सेवक एक नया पत्थर लेकर आ गया और उसने उस तुम्हारे सामने रख दिया। दिखने में ये पहले वाले जैसा ही था। जारी रखो, शिक्षक ने ठंडे लहजे में कहा। तुमने अपने हाथों को थोड़ा सहलाया और फिर से हैंडल को मजबूती से पकड़ा। तुमने थोड़ा जोर लगाकर देखा और जैसे ही कोशिश की, पहले तो तुम्हारे चेहरे पर हैरानी आई, फिर तुमने खुद को संभाल लिया, लेकिन तुम्हारी आंखों में एक चमक थी। तुम समझ चुके थे वो अकेडमी इस तरह से धांधली करती है। तेरी तो ये लोग तो बड़े खिलाड़ी निकले। पिछले वाले पत्थर को जब तुमने पकड़कर उठाने की कोशिश की थी तो वो हिला तक नहीं था, मगर ये वाला थोड़ा जोर लगाते ही हिल गया। इसका मतलब ये नया पत्थर पहले वाले से बहुत हल्का है। वो इसे अब उठा सकता था, लेकिन बाहर से उन दोनों पत्थरों में कोई फर्क नहीं दिख रहा था। जब तुम उस पत्थर को अपने घुटनों तक उठाओगे तभी तुम्हें असली अंदाजा होगा। इस पत्थर का वजन करीब 100 जिन होना चाहिए, जबकि उसकी अपनी ताकत अभी 120 जिन के आसपास है। पत्थर को उठा लेना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन उसने उसे सीधे उठाने का रास्ता नहीं चुना। इसके बजाय उसने भारीपन का नाटक करते हुए पत्थर को बस अपनी कमर तक उठाया और फिर ऐसा दिखाया जैसे उसके हाथ अब और बोझ नहीं सह पाएंगे। उसने पत्थर को नीचे रख दिया और जानबूझकर उस दूसरे मौके को हाथ से जाने दिया। बकरी जैसी दाढ़ी वाले प्रशिक्षक ने कहा, आखिरी कोशिश। इस बार तुमने अपना पूरा जोर लगाया। चेहरा एकदम लाल पड़ गया और हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। तुमने पत्थर को अपने सिर से ऊपर उठा लिया। 1 पल बीता, 2 पल, 5 पल। इस बार तुमने अपना पूरा जोर लगाया। चेहरा एकदम लाल पड़ गया और हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। तुमने पत्थर को अपने सिर से ऊपर उठा लिया। 1 पल बीता, 2 पल, 5 पल पास हो गए। तुमने प्रशिक्षक की आवाज सुनी। पता नहीं वह ज्यादा खुशी की वजह से था या फिर ताकत खत्म हो गई थी। पत्थर उसके सिर की ऊंचाई से छूटकर सीधे जमीन पर आ गिरा। वो एक बार फिर चकनाचूर हो गया। बकरी जैसी दाढ़ी वाले प्रशिक्षक ने तुम्हारी तरफ बड़े गहरे भाव से देखा। उन्होंने कहा, जाओ, सफल छात्रों वाले हिस्से में जाकर इंतजार करो। तुमने प्रशिक्षक को झुककर प्रणाम किया और फिर सफल छात्रों के लिए बने क्षेत्र की ओर बढ़ गए। 15 मिनट बाद सभी परीक्षार्थियों की परीक्षा पूरी हो गई। कुल मिलाकर 36 परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा को पार किया। जो छात्र फेल हो गए थे उनमें से कुछ अपना सिर झुकाकर फूट फूट कर रो रहे थे। ये वे छात्र थे जो पहले ही 16 साल के हो चुके थे। इस असफलता का सीधा मतलब था कि अब उन्हें स्कूल में दाखिला लेने का दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा। कुछ के चेहरों पर गहरा पछतावा था, क्योंकि ये वे थे जो अगले साल फिर से कोशिश कर सकते थे। फेल हुए इन परीक्षार्थियों को स्कूल के नौकर एक तरफ वाले दरवाजे से बाहर ले गए। आखिर में उस पूरे अभ्यास मैदान में केवल वे 36 सफल परीक्षार्थी ही रह गए। सबसे पहले आप सबको परीक्षा पास करने और इस स्कूल का हिस्सा बनने पर बहुत बहुत बधाई। आपकी यह बैच काफी काबिल है। सबसे ज्यादा ताकतवर छात्र ने 320 जिन वजन उठाया है। 7 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 250 जिन से ज्यादा वजन उठाया है। जैसे ही प्रशिक्षक ने यही बात कही, तुम समेत सभी छात्रों की नजरें कतार में सबसे आगे खड़े एक लड़के और एक लड़की पर जाकर टिक गयी। ये इस परीक्षा के टॉपर थे। उस लड़के ने 320 जिन उठाया था और उस लड़की ने भी 300 जिन का भार उठाया था। कल से प्रशिक्षक चेन और प्रशिक्षक लियू आप सबको मार्शल आर्ट्स की शिक्षा देंगे। आज के लिए आप सब घर जा सकते हैं। कल सुबह 7 बजे से पहले स्कूल पहुंच जाना। प्रशिक्षक ने अपने साथ खड़े दोनों प्रशिक्षकों का परिचय भी करवाया। तुम्हें अब जाकर समझ आया कि बकरी जैसी दाढ़ी वाले वही सज्जन दरअसल प्रशिक्षक लियू हैं। अभी उन्होंने तुम्हें इशारा देकर सावधान किया था। क्या तुम्हें भीड़ के जाने का इंतजार करके उन्हें वो पर्ची दे देनी चाहिए? तुमने इस बारे में ज्यादा देर सोच विचार नहीं किया। जैसे ही बाकी छात्र जाने लगे और प्रशिक्षक लियू वहां से निकले, तुम तेजी से उनके पीछे हो लिए। प्रशिक्षक लियू, मुझ छात्र चू निंग की ओर से उस समय सावधान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने बड़े ही सम्मान के साथ प्रशिक्षक लियू के सामने झुककर प्रणाम किया।
लियू जुनशान वहीं रुक गए। तुम्हारी असली ताकत कितनी है? तुम एकदम से हैरान रह गए। क्या वे इतनी साफगोई से पूछ रहे थे? लेकिन जब तुमने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो तुमने धीमी आवाज में जवाब दिया, गुरुजी, मेरी असली ताकत लगभग 120 जिन के आसपास है। लेकिन जब देखा कि आसपास कोई और नहीं है तो धीमी आवाज में जवाब दिया, गुरुजी, मेरी असली ताकत लगभग 120 जिन के आसपास है। लियू जुनशान के होठों के कोने थोड़े फुरफुराए। तुम्हारी ताकत ठीक उतनी ही थी जैसा उन्होंने अंदाजा लगाया था, और यही कारण था कि उन्होंने उस नौकर से वो चीज मंगवाई थी, 110 किलो के उस पत्थर के खंभे का राज। दरअसल उसने उस मजदूर से जो बात कही थी वो एक गुप्त कोड था। उस कोड को सिर्फ स्कूल के लोग ही समझ सकते थे, जिसका मतलब था वो 110 किलो का पत्थर। अगर पत्थर का वजन कुछ और होता तो उसे कहने का कोड या तरीका भी अलग होता। इसीलिए तुमने जानबूझकर उसे उठाने में इतनी मेहनत करने का नाटक किया। छात्र को लगा कि ऐसा करने से ही यह सब सच लगेगा, ताकि किसी चालाक इंसान को शक न हो। ये सुनकर लियू जुनशान पूरी तरह खामोश हो गया। इतनी छोटी सी उम्र में इतना गहरा और बारीकी से सोचना। तुमने देखा कि लियू जुनशान चुपचाप तुम्हें देख रहा है। तुमने अपनी आस्तीन से वो कागज का टुकड़ा निकाला और बोले, लियू सर, यह अंकल हुआंग ने आपको देने के लिए कहा है। उस पर्ची को हाथ में लेकर एक नजर देखने के बाद लियू जुनशान ने उसे अपनी जेब में रख लिया और बड़ी सादगी से बोला, चूंकि चीफ हुआंग ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा है तो आगे से अगर मार्शल आर्ट्स में तुम्हें कुछ समझ न आए तो तुम कभी भी मेरे आंगन में आकर मुझसे पूछ सकते हो। इतना कहकर लियू जुनशान वहाँ से चला गया। लेकिन तुम तो सन्न रह गए। चीफ हुआंग, क्या वो कैप्टन हुआंग नहीं थे? तो क्या कैप्टन हुआंग का प्रमोशन हो गया है? वो थानेदार से सीधे बड़े ऑफिसर बन गए हैं। कुछ सेकंड बाद तुम फीकी मुस्कान के साथ हंसने लगे। लियू सर असल में तुम्हें सच्चाई का इशारा दे रहे थे। तुमने बाहर की दुनिया में जो झूठ फैलाया था कि हुआंग परिवार से तुम्हारे बहुत करीबी रिश्ते हैं, शायद स्कूल के उस्तादों ने उसे बहुत पहले ही भांप लिया था। अगर रिश्ता वाकई इतना गहरा होता तो तुम्हें ये भी पता नहीं था कि चीफ हुआंग का प्रमोशन हो गया है। वैसे इसमें उस बेचारी बूढ़ी आंटी की भी गलती नहीं थी। एक बुजुर्ग महिला को भला इन सरकारी ओहदों के बारे में क्या पता होगा? उन्हें तो बस इतना याद था कि चीफ हुआंग कभी तुम्हारे दिवंगत पिता के साथ ही हुआ करते थे, और इतना याद होना ही बड़ी बात थी। हुआंग हवेली। परीक्षा पास करते ही वो शुक्रिया अदा करने घर आया है। हुआंग झोंकताई ने जब अपने मुनीम की बात सुनी तो वो भी मुस्कुराने लगा। जी हाँ, उस चू निंग का कहना है कि आप उसके पिता के जिगरी दोस्त थे, इसलिए आप उसके लिए पिता समान बड़े बुजुर्ग हैं। जाहिर है कि वो आपको ये खबर सुनाकर खुश करना चाहता था। चू परिवार शहर के दक्षिण में रहता है, और समय के हिसाब से देखूं तो मेरा अंदाजा है कि चू निंग स्कूल से निकलते ही सीधा यहाँ भागा चला आया होगा। ये लड़का वाकई बहुत तेज है। वो तो बस मेरे इस अंकल वाले रिश्ते पर पक्की मुहर लगाना चाहता है ताकि सब उसे सच माने। मालिक, मुझे लगता है कि अब चू निंग को आपके नए पद का पता चल गया है। उसने अपनी बातों में इस बात का जिक्र भी किया कि आपका तबादला चीफ ऑफ पुलिस के पद पर हो गया है। हुआंग झोंकताई की उंगलियां मेज पर एक लय में थपथपा रही थी। अगर चू निंग वाकई समझदार है तो परीक्षा शुरू होने से पहले ही उसने इस पद का जिक्र कर दिया होता। लेकिन उसने वहाँ भी कैप्टन हुआंग ही कहा होगा, और स्कूल के वे उस्ताद भी बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं। उसकी बातों के लहजे से ही उन्हें समझ आ गया होगा कि मेरा और चू परिवार का कोई खास गहरा नाता नहीं है। उन्होंने चू निंग को मेरे नए ओहदे के बारे में नहीं बताया होगा, क्योंकि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसकी मदद किस मकसद से कर रहा हूँ। अब बस एक ही संभावना हो सकती है कि चू निंग ने परीक्षा में इतना जबरदस्त हुनर दिखाया कि लियू जुनशान का दिल पिघल गया और उसने उस पर तरस खाया होगा। इसीलिए उन्होंने उसे थोड़ा गाइड किया होगा। खैर, जब पुराने लियू का दिल पसीज गया है और चू निंग भी इतना एहसानमंद है, हुआंग झोंकताई कुछ पल के लिए सोच में डूब गया। मेरी तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मेरा उससे मिलना अभी मुनासिब नहीं होगा। तुम जाओ और गोदाम से कुछ अच्छी जड़ी बूटियां उसे तोहफे में दे दो, और उसे कहना कि वो उम्मीदों को टूटने न दे, अपने अंकल हुआंग की उम्मीदों पर खरा उतरे। मुनीम ये सुनकर मुस्कुराया, मालिक, आप बेफिक्र रहें, मैं अच्छी तरह समझ गया कि मुझे क्या करना है। कुछ मिनटों बाद तुम जड़ी बूटियों का एक बड़ा सा पोटला लेकर हुआंग हवेली से 100 मीटर दूर निकल आए। तुम्हारे चेहरे के हाव भाव भी अब थोड़े अजीब से हो गए। बाप रे, ये सब के सब कितने शातिर दिमाग हैं। इसने उसे एक बार फिर याद दिलाया कि असल दुनिया में मिली जानकारी के विशाल फायदे का इस्तेमाल करके इस दुनिया के लोगों को कम न समझे। अगले दिन मौसम साफ था। तुम साफ तौर पर थोड़े बड़े साइज के कपड़े पहने हुए थे। अपना सामान पीठ पर लादे दादी को अलविदा कहकर पाठशाला की ओर चल दिए। ये कपड़े उसके सौतेले पिता के छोड़े हुए थे, जिन्हें दादी ने इन कुछ दिनों में फिर से सिल दिया था। कपड़ों का साइज थोड़ा छोटा कर दिया गया था, लेकिन तुम्हारे शरीर पर वे अब भी कुछ ढीले थे। कपड़ों का साइज थोड़ा छोटा कर दिया गया था, लेकिन तुम्हारे शरीर पर वे अब भी कुछ ढीले थे।
ऐसा नहीं था कि उन्हें और कसकर नहीं सिला जा सकता था, पर यह उसकी बढ़ती उम्र थी। अगर उन्हें कसकर सिल दिया जाता तो शायद 1-2 महीने में ही वे छोटे पड़ जाते। दादी, आप घर पर अकेली हो तो ठीक से खाना खाएगा। जब निंग पाठशाला में 6 महीने की पढ़ाई पूरी कर लेगा तो उसे नौकरी और वेतन मिलने लगेगा। मुझे पता है, तुम पाठशाला में अच्छे से मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करना, किसी भी मुसीबत में ज्यादा सब्र रखना, पल भर के गुस्से में कोई काम मत करना। तुम चुपचाप दादी की नसीहतें सुन रहे थे, भले ही ये बातें उन्होंने कल रात कई बार कह दी थी। अच्छा दादी, मैं चलता हूँ। तुम फिर से घास उखाड़ कर मत खाना मेरे बच्चे। कल मैंने आंगन की सारी घास उखाड़ दी थी, अब अगर मैं खाना भी चाहूँ तो खाने के लिए कुछ नहीं है। तुम हंस दिए। जंगली घास की जान बहुत मजबूत होती है। इन कुछ दिनों की बारिश के बाद आंगन में फिर से हरियाली छा गई थी। उसे डर था कि जब वो घर पर नहीं होगा तो दादी पैसे बचाने के लिए फिर से घास उखाड़ कर खाएंगी। कल उसने न केवल घास उखाड़ी बल्कि पड़ोसियों से कुल 10 तोला चांदी उधार लेकर चावल भी खरीदे। उसने चावल का मटका पूरा भर दिया। अगर वो पाठशाला में दाखिला लेने से पहले जाता तो शायद पड़ोसियों ने उसे पैसे उधार नहीं दिए होते, पर अब जब उसने पाठशाला में दाखिला ले लिया था तो ये पड़ोसी आसानी से मान गए। वे सब जानते थे कि जब तक वो पाठशाला में है और 6 महीने पूरे कर लेता है तो उसे सरकारी दफ्तर में नौकरी मिल जाएगी, और अगर वो 6 महीने पूरे नहीं भी कर पाया तो भी वो मार्शल आर्ट्स की गुप्त तकनीकें सीख चुका होगा और बाहर आकर किसी बड़े अमीर घराने में पहरेदार की नौकरी कर सकेगा, या फिर किसी गैंग में शामिल होकर एक लड़ाका बन जाएगा। तब भी वो ये पैसा चुका सकता था। सुबह के 7 बजने में अभी 1 घंटा बाकी था और तुम पाठशाला पहुंच चुके थे। दीवार पर लगी हॉस्टल की सूची के अनुसार तुमने अपना कमरा नंबर ढूंढ लिया। Z, कमरा नंबर 3। ये 2 लोगों के रहने वाला कमरा था। कमरे में लकड़ी के 2 तख्त थे और अंदर एक छोटा सा आंगन भी था। वहाँ एक चूल्हा, नहाने का एक टब और कुछ पत्थर की चौकियां थीं। तुम्हारा रूममेट अभी तक नहीं आया था। तुमने अपना बिस्तर बिछा लिया। तुमने कपड़े हॉस्टल से मिले बक्से में रखे और हुआंग दाई झांग द्वारा दी गई जड़ी बूटियों को कपड़ों के ऊपर रख दिया। ये सब करने के बाद तुमने पिछवाड़े से झाड़ू उठाई और काई और जंगली घास की सफाई शुरू कर दी। हुआंग दाई झांग द्वारा दी गई जड़ी बूटियों को कपड़ों के ऊपर रखा। ये सब करने के बाद तुमने पिछवाड़े से झाड़ू उठाई और काई और जंगली घास की सफाई शुरू कर दी। जब तुम आधी सफाई कर चुके थे, कमरे के दरवाजे से कुछ आहट सुनाई दी। एक लड़का एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा उठाए अंदर आया। उस लड़के ने भी तुम्हें आंगन में सफाई करते हुए देख लिया और तुरंत लकड़ी का बक्सा नीचे रख दिया। वो तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ा। माफ करना, लड़का बहुत तेजी से चल रहा था और उसने अपने पैरों के नीचे की काई पर ध्यान नहीं दिया और उसका पैर फिसल गया। दोनों पैर आगे की ओर गए और उसका ऊपरी शरीर पीछे की ओर गिरने लगा। शुक्र है कि लड़के ने तेजी से प्रतिक्रिया की और अपनी कमर में जोर लगाया। उसने जबरदस्ती अपने पीछे गिरते शरीर को वापस खींच लिया। बस ये पता नहीं कि क्या उसने कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया था। वो फिर से आगे की ओर झुक गया। आखिरकार मॉडल, वो 15 मिनट तक तुम्हारे सामने मजबूती से घुटने टेके बैठा रहा। जब दोनों ने मिलकर पूरे आंगन की काई और जंगली घास साफ कर ली तब तुम्हें उस लड़के का नाम पता चला। उसका नाम जी यांग था, जो दानिंग जिले के जीजिया कस्बे का रहने वाला था। तुम्हारी तरह सिर्फ पत्थर के डंबल उठाकर ताकत बढ़ाने के बजाय जी यांग के अपने शब्दों में वो 2.5 साल से मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रहा था। हालांकि वो किसी गुप्त तकनीक का अभ्यास नहीं था, बल्कि वो अपने कस्बे में अपने कबीले के उस्ताद के साथ रहकर शरीर को फौलाद बनाने वाली मुक्केबाजी की तकनीकें सीख रहा था। वाह भाई, तुम तो बड़े उस्ताद निकले। क्या? जी यांग के चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। शुक्र है कि तभी नगाड़ा बज उठा, जिससे तुम्हें उसे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। नगाड़े की आवाज का मतलब था कि सभी छात्रों को अभ्यास के मैदान में इकट्ठा होना है। जब तुम और जी यांग मैदान में पहुंचे तब तक ज्यादातर छात्र वहां आ चुके थे। कुछ ही मिनटों बाद प्रशिक्षक चेन अभ्यास के मैदान में आए। आज से तुम सब इस अकादमी के छात्र हो। हमारे महान पूर्वजों ने इस अकादमी की स्थापना काबिल लोगों को चुनने के लिए की थी। अगर तुम भविष्य में कुछ बड़ा हासिल करो तो अपने देश की सेवा करने का जज्बा हमेशा दिल में रखना। प्रशिक्षक चेन ने बेहद गंभीर चेहरे के साथ उत्तर दिशा की ओर देखा। उन्होंने सम्मान में मुठ्ठियां बांधी और तुम सबने भी उनकी नकल करते हुए वैसा ही किया। करीब 15 सांसों तक इसी मुद्रा में रहने के बाद जब प्रशिक्षक चेन ने हाथ नीचे किए तब बाकी सबने भी हाथ नीचे किए। अब मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स की गुप्त तकनीक सिखाऊंगा। करीब 15 सांसों तक इसी मुद्रा में रहने के बाद जब प्रशिक्षक चेन ने हाथ सीधे किए तब बाकी सबने भी हाथ नीचे किए। अब मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स की असली गुप्त तकनीक सिखाऊंगा, न्यू मोजिन, यानी सांड जैसी ताकत पाने की मानसिक विधि। सालों पहले हमारे पूर्वजों ने इसी मार्शल आर्ट्स तकनीक का अभ्यास करके योद्धा बनने की राह पकड़ी थी। न्यू मोजिन के कुल 6 स्तर होते हैं। आज मैं तुम्हें पहले 3 स्तरों की गुप्त विधि सिखाऊंगा।
प्रशिक्षक चेन की बात सुनते ही सभी छात्र जोश से भर गए, क्योंकि वे इसी गुप्त तकनीक को सीखने के लिए अकादमी आए थे। इसके बाद प्रशिक्षक चेन ने सबको नियोमोजिन की शिक्षा देना शुरू किया। अपनी एकाग्रता को नाभि के पास केंद्रित करो, पूरी ऊर्जा को शरीर की नसों में प्रवाहित करो, ताकत को इकट्ठा करने से पहले उसे शरीर के भीतर महसूस करो। एक झटके में 10 गुना ताकत पैदा करो। तुम प्रशिक्षक के सिखाए अनुसार अपनी सांसों पर काबू पाने लगे। जैसे ही तुमने हवा अंदर खींची, तुम्हें महसूस हुआ कि तुम्हारे शरीर के अंदर एक अजीब सी शक्ति तुम्हारी नसों से टकरा रही है। क्या इसे ही कहते हैं कि एक सही मंत्र पूरी किताब से भारी होता है। तुम्हें कुछ खास महसूस हो रहा था। तुमने अपनी तिरछी नजरों से बाकी छात्रों को देखा, पर उनके चेहरों पर वैसी हलचल नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उन छात्रों की ताकत में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। क्या मैं मार्शल आर्ट्स का कोई पैदाइशी जादूगर हूँ? प्रशिक्षक चेन ने उत्साहित छात्रों पर एक नजर डाली और कहा, अगर किसी को कुछ समझ न आया हो तो अभी पूछ सकता है। 3 महीने बाद अगर किसी की ताकत 500 जिन नहीं हुई तो उसे अकादमी से बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि प्रशिक्षक की इस चेतावनी से लड़के डरे नहीं। हर कोई उस गुप्त तकनीक को सीखने की खुशी में डूबा हुआ था, जहां तक बाहर निकाले जाने की बात थी। जवानी के जोश में हर किसी को खुद पर अटूट भरोसा था। उन्हें नहीं लगता था कि 3 महीने में उनकी ताकत 500 जिन नहीं पहुंच पाएगी। जब किसी ने कोई सवाल नहीं किया तो प्रशिक्षक चेन को भी ज्यादा परवाह नहीं हुई। वो सीधे वहां से चले गए। उनके जाते ही बाकी छात्र आपस में फुसफुसाने लगे। ज्यादातर लोग अपने कमरे के साथियों के साथ गुट बनाकर बातें कर रहे थे। चूनिंग, चलो अब हॉस्टल चलते हैं। जी यांग ने तुम्हारी तरफ देखते हुए इशारा किया। तुम जानते थे कि जी यांग तुमसे कुछ राज की बात कहना चाहता है, और जब तुम उसके पीछे पीछे हॉस्टल वापस आए। चूनिंग, मेरे कबीले के मार्शल आर्ट्स मास्टर मेरे चचेरे ताऊ हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब मार्शल आर्ट्स की तकनीक का अभ्यास शुरू करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे अच्छा होता है कि जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाए, इससे नींव अच्छी बनती है, बाद में ताकत ज्यादा बढ़ती है। इतना कहकर जी यांग ने अपना बक्सा खोला और अंदर से जड़ी बूटियों के 6 पैकेट निकालकर तुम्हें देने लगा। तुमने हाथ हिलाकर मना कर दिया। जी यांग तुम्हें हैरानी भरी नजरों से देख रहा था। तुमने अपना बक्सा खोला और उसमें से भी जड़ी बूटियों के कुछ पैकेट निकाले। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। तुम्हारे पैकेट में जड़ी बूटियों की क्वालिटी देखकर जी यांग हैरान होकर बोला, इन जड़ी बूटियों की क्वालिटी तो मेरी वाली से भी अच्छी है, पर मैंने तो कभी नहीं सुना कि हमारे डानिंग काउंटी में शू सरनेम वाला कोई बड़ा परिवार भी है। ये मुझे मेरे एक बड़े बुजुर्ग ने दी है। तुमने बस इतना ही समझाया। साथ ही तुम मन ही मन ये भी समझ गए थे कि तुम इस बुजुर्ग हुआंग दाई के और भी बड़े एहसान तले दब गए हो। अच्छा, ऐसी बात है। मैं तो तुम्हें अकादमी के बारे में कुछ अंदर की बातें बताने वाला था, पर अब लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें भी शायद पता ही होगा। तुम कहना तो चाहते थे कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन कुछ सोचकर तुमने कुछ नहीं कहा। दोनों ने थोड़ी देर बात की, फिर जी यांग आग जलाने चला गया और तुम पानी भरने चले गए। जब तक तुमने पानी की टंकी भरी, जी यांग ने भी चूल्हे में आग जला ली थी। जड़ी बूटियों और पानी को बर्तन में डालने से पहले दोनों आंगन में खड़े होकर इंतजार नहीं कर रहे थे, बल्कि अकादमी की रसोई की ओर चले गए। रसोई में खाना पहले से ही तैयार था, बिल्कुल आज के जमाने की स्कूल कैंटीन की तरह। हर कोई एक थाली लेकर खाना ले रहा था। एक नॉन वेज, 2 सब्जियां और चावल पेट भर मिलते थे। तुमने एक ही सांस में चावल के 6 बड़े कटोरे खत्म कर दिए। ये देखकर जी यांग का मुंह खुला का खुला रह गया। जी यांग की नजर में तुम उन जड़ी बूटियों का खर्च उठा सकते थे, इसलिए तुम्हारा परिवार जरूर अमीर होगा। और आमतौर पर उनकी उम्र के लोग एक बार में बस 2 कटोरे चावल खाते हैं। जो मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करते हैं उनकी भूख ज्यादा होती है और वे 3 कटोरे तक खा सकते हैं, जबकि आमतौर पर एक वक्त में 2 कटोरे ही खाते हैं। जो मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करते हैं उनकी भूख ज्यादा होती है और वे 3 कटोरे तक खा सकते हैं, पर ये 6 कटोरे तो उसकी कल्पना से भी परे थे। तुम्हें देखकर उसे ऐसा लगा जैसे दूसरे छात्र तो अकादमी में मार्शल आर्ट्स की गुप्त तकनीकों के लिए आए हैं और तुम यहाँ पेट भरकर मुफ्त का खाना खाने आए हो। जी यांग को क्या पता था कि घर पर तुम दिन में 3 बार के खाने में कुल मिलाकर सिर्फ 3 कटोरे चावल ही खा पाते थे। हर बार तुम्हारा पेट आधा भी नहीं भरता था, और जितना ज्यादा खाओ ताकत उतनी ही तेजी से बढ़ती है। बड़ी मुश्किल से एक ऐसी जगह मिली थी जहाँ पेट भर खाना मिलता था, तो तुम जी भरकर क्यों नहीं खाते? इन 6 कटोरों के बाद भी तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारा पेट सिर्फ 70% ही भरा है। अगर तुम्हें ये डर नहीं होता कि ज्यादा खाने से अभ्यास करने में दिक्कत होगी, तो तुम 8 कटोरे भी खा जाते। पेट भरने के बाद दोनों रसोई से निकलकर अपने कमरे में वापस आ गए। इस समय तक जड़ी बूटियों का काढ़ा भी तैयार हो गया था। उन्होंने तैयार काढ़े को अपने अपने नहाने वाले टब में डाल दिया, फिर उसमें ठंडा पानी डालकर तापमान ठीक किया।
दोनों ने एक ही समय पर अपने सारे कपड़े उतारे और सोखने के लिए टब में कूद गए। भीगते भीगते वे प्रशिक्षक चेन द्वारा सिखाई गई विधि के अनुसार अभ्यास करने लगे। बुल डीमन स्ट्रेंथ की साधना विधि का बस एक पूरा चक्र चलाने के बाद ही तुम्हारी आंखों में चमक आ गई। पहले तुमने जी यांग पर एक नजर डाली, देखा कि उसकी आंखें अभी भी बंद हैं और चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला है। तुम समझ गए कि जी यांग को जो महसूस हो रहा है वो तुम्हारे एहसास से अलग है। तुम साफ साफ महसूस कर सकते थे कि जैसे ही तुम ऊर्जा का चक्र चलाते, तुम्हारे शरीर में मौजूद ऊर्जा का प्रवाह जहाँ कहीं भी तुम्हारे हाथ पैरों में जाता, वहाँ की त्वचा से एक गर्म धारा अंदर रिसती और उस ऊर्जा के प्रवाह में मिल जाती। यह ऊर्जा का प्रवाह डेंटियन से शुरू होकर पीछे डू माई से होते हुए सिर के ऊपर बेहुई तक पहुंचता और फिर सामने रेन माई से होते हुए वापस डेंटियन में लौट आता। हर एक चक्र के बाद तुम अपनी आंखों से देख सकते थे कि तुम्हारे टब में औषधीय घोल का रंग थोड़ा हल्का हो गया है। इस तरह 20 चक्रों के बाद तुम्हारा औषधीय घोल पूरी तरह से साफ हो गया और उसने उसमें और देर तक रहना जारी नहीं रखा, बल्कि टब से बाहर आकर उसने जी यांग के टब पर नजर डाली जिसका औषधीय घोल अभी भी हल्के भूरे रंग का था। जी यांग को परेशान न करने का फैसला करते हुए उसने जी यांग के टब पर नजर डाली जिसका औषधीय घोल अभी भी हल्के भूरे रंग का था। जी यांग को परेशान न करने का फैसला करते हुए उसने कपड़े पहने और छात्रावास के दरवाजे से बाहर निकल गया। अभ्यास क्षेत्र इस समय बहुत शांत था। वहाँ एक भी व्यक्ति नहीं था। तुम एक कतार में रखे पत्थर के वजनों के पास गए। वजन के अनुसार क्रम में रखे 150 जिन के पत्थर के पास जाकर तुम नीचे झुके और उसे पकड़ने के लिए कमर झुकाई। उसके अंदर धंसे हुए हैंडल को पकड़कर एक जोर लगाया। पत्थर का वजन उसके सिर के ऊपर तक उठ गया। उसने आसानी से वजन उठा लिया। 160 जिन का पत्थर का वजन अभी भी उठ गया, लेकिन थोड़ी मुश्किल हुई। 170 जिन का पत्थर का वजन सिर के ऊपर तो उठा लिया, लेकिन 5 सांसों तक भी नहीं रोक पाया। हालांकि तुम असफल रहे। तुम्हारी आंखों में एक ऐसी उत्तेजना थी जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। न्यू मो जिन का अभ्यास। पहले ही दिन उसकी ताकत लगभग 60 जिन बढ़ गई थी। ये बस अविश्वसनीय था। तुमने और कोशिश नहीं की। तुम अभ्यास क्षेत्र में भी नहीं रुके, बल्कि तेजी से छात्रावास की ओर चल दिए। वो नहीं जानता था कि दूसरों के साथ कैसा होता है, लेकिन उसे विश्वास था कि पहली बार के अभ्यास में ही इतनी ज्यादा वृद्धि होना, लगभग 60 जिन बढ़ना बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि मार्शल आर्ट्स तकनीक ने उसके शरीर में जमा चिरंजीवी फल की ऊर्जा के द्वार को और बड़ा कर दिया था? लगता है मुझे फिर से संशोधित करने की जरूरत है द्वार से निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा के फॉर्मूले के गुणांक को। जब तुम छात्रावास लौटे, जी यांग भी टब से बाहर आ चुका था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का भाव था। चू निंग, मुझे लगता है कि मैं अब एक बाघ को भी मार सकता हूँ। ये कहते हुए उसने अपनी मुठियां भी लहराई। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ताकत बढ़ गई है? तुमने उत्सुकता से पूछा। हाँ बिल्कुल, हालांकि मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन लगभग 10 जिन तो बड़ी ही होगी। जी यांग आंगन में पत्थर के वजन के पास गया और जमीन पर रखे 220 जिन के पत्थर को उठा लिया। मेरा अंदाजा सही था, सच में 10 जिन बड़ी है। चू निंग, तुम्हारा क्या? तुमने कहा मेरी भी कम से कम 10 जिन तो बड़ी ही होगी। उसने सच कहा था। 60 जिन भी कम से कम 10 जिन ही तो है। पहले ही दिन इतनी ताकत बढ़ जाना, तो 3 महीने में 500 जिन का लक्ष्य आसानी से पूरा हो जाएगा। पहले ही दिन इतनी ताकत बढ़ गई तो 3 महीने में 500 जिन का लक्ष्य आसानी से पूरा हो जाएगा। जी यांग ने आंखें घुमाई। यह इतना आसान कहाँ है? हम इसलिए ऐसा महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी अभी मार्शल आर्ट्स तकनीक सीखी है। पहले दिन ऐसा चमत्कारी असर होता है। जितना आगे बढ़ोगे वृद्धि उतनी ही धीमी होती जाएगी। मेरे चचेरे बड़े भाई ने कहा था कि मार्शल आर्ट्स का अभ्यास एक लंबी प्रक्रिया है। इसके लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करना पड़ता है। एक एक कदम करके आगे बढ़ना होता है। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। तुमने बात पूरी की। जी यांग ने अपनी मुठियां भींच ली। हाँ बिल्कुल यही मतलब है। मैंने सोचा नहीं था चू निंग कि तुम इतने अच्छे से सार निकाल सकते हो। चलो हम दोनों मिलकर मेहनत करते हैं। कोशिश करते हैं कि 3 साल में योद्धा बन जाएं। पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। तुम्हारी और जी यांग की रोजमर्रा की जिंदगी बस 2 जगहों के बीच सिमट गई थी। खाने के समय पाठशाला की रसोई में खाना, और खाना खाने के बाद छात्रावास के आंगन में अभ्यास करना। पूरी पाठशाला के छात्र ऐसा ही कर रहे थे। सबका पहला लक्ष्य 3 महीने में 500 जिन की परीक्षा पास करना है। 15वें दिन जी यांग का न्यू मो जिन अभ्यास दूसरे स्तर पर पहुंच गया, लेकिन तुम अभी भी पहले स्तर पर ही अटके हुए थे, जिससे तुम्हें एहसास हुआ कि मार्शल आर्ट्स में उसकी काबिलियत ज्यादा नहीं है। लेकिन उसे गुस्सा नहीं आया, क्योंकि उसके पास एक चीट है, 10,000 साल की उम्र और हर दिन बढ़ती ताकत। यह मार्शल आर्ट्स में उसकी काबिलियत की कमी को पूरा कर सकती है। न्यू मो जिन दूसरे स्तर पर पहुंचने के बाद जी यांग की ताकत 320 जिन हो गई थी।
और वह नियोमोजिन अभी भी पहले स्तर पर था, लेकिन उसकी ताकत पहले ही 280 जिन हो गई थी। ये जानना जरूरी है कि जब उसने अकादमी में दाखिला लिया था तो उसकी शुरुआती ताकत 200 जिन नहीं बल्कि 100 जिन थी। ताकत में बढ़ोतरी के मामले में उसने जियांग को पीछे छोड़ दिया था। 35वें दिन तुम्हारा नियोमोजिन भी आखिरकार दूसरे स्तर पर पहुंच गया। इस समय उसकी ताकत 300 जिन तक पहुंच गई थी। 63वां दिन तुम्हारी ताकत 7390 जिन तक पहुंच गई, जबकि जियांग की ताकत सिर्फ 380 जिन थी। अभी 1 महीने का समय बाकी था। तुम समझ गए थे कि जबकि जियांग की ताकत सिर्फ 380 जिन थी, अभी 1 महीने का समय बाकी था। तुम समझ गए थे कि जब तक तुम नियोमोजिन के तीसरे स्तर पर पहुंच जाते हो, 500 जिन कोई बड़ी बात नहीं होगी। दूसरी ओर जियांग थोड़ा बेचैन हो गया था। 65वां दिन चूनिंग, चलो रसोई से थोड़ा बीफ खरीद कर लाते हैं। जियांग खाने से अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। औषधीय जड़ी बूटियां पहले ही खत्म हो चुकी थी। सिर्फ रसोई से मिलने वाले मुफ्त के खाने पर निर्भर रहना, हालांकि उसमें थोड़ा मांस होता था, लेकिन वो मांस बहुत ही कम होता था। उसे डर था कि वो 3 महीने में 500 जिन की जरूरत पूरी नहीं कर पाएगा। बीफ हड्डियों को मजबूत करता है और ताकत बढ़ाता है। आने से पहले उसके ताऊ ने उसे बताया था कि वो पैसे देकर रसोई से बीफ खरीद सकता है। तुम जाओ, मैं रहने देता हूँ। मेरे परिवार ने इतने पैसे नहीं दिए हैं। तुमने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अकादमी मांस और जड़ी बूटियां देती तो थी। उसने कई छात्रों को उन्हें खरीदते हुए भी देखा था, लेकिन कीमत बाहर से लगभग 10 गुना ज्यादा थी। उसके पास सिर्फ एक टाइल चांदी थी। इतने पैसे में अकादमी के अंदर एक कटोरी लांझो रामेन में मिलने वाला बीफ भी नहीं खरीदा जा सकता था। जियांग चुप हो गया। वो जानता था कि तुम सच कह रहे हो। सब लोग 2 महीने से ज्यादा समय से दिन रात साथ रह रहे थे। वो तुम्हारी पारिवारिक आर्थिक स्थिति के बारे में पहले से ही जानता था। शाम को खाने के समय जियांग तुम्हारे साथ रसोई में नहीं आया। पहले तुम एक बार में 8 कटोरी खाते थे, लेकिन इस बार उसने 10 कटोरी खाई और अपना पेट पूरी तरह से भर लिया। खाने के बाद तुम जल्दी में अपने कमरे में वापस नहीं गए, बल्कि रसोई के पीछे से जिया नंबर के छात्रावास क्षेत्र में चले गए। जो छात्र जिया छात्रावास में रह सकते थे, वे सभी वो थे जिनके परीक्षा में अंक 250 जिन से ऊपर थे, और हर कोई एक अलग कमरे में रहता था। जिया छात्रावास में रहने वाले 7 छात्रों के लिए 3 महीने में 500 जिन हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं था। इसलिए तुम लोगों के विपरीत, जो ये छात्रावास में रहकर जी जान से अभ्यास करते थे, जिया छात्रावास के छात्र एक दूसरे से मिलने जुलने और बातचीत करने जाते थे। तुमने एक पल के लिए सोचा और जिया कमरा नंबर 6 का दरवाजा खटखटाया। क्या भाई लिन है? 1 मिनट रुको। दरवाजे के अंदर से आवाज आई। कुछ ही देर में दरवाजा खुला। रेशमी कमीज पहने एक लड़के ने दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजे पर चूनिंग को खड़ा देखने के बाद रेशमी कमीज पहने उस लड़के ने दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजे पर चूनिंग को खड़ा देखकर उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। तुम कौन हो? मेरा दरवाजा क्यों खटखटाया? हे भाई, मैं कमरा नंबर ये का छात्र हूँ। रुको, हे जिन ने सीधे तुम्हारी बात काट दी। मैं तुम्हें नहीं जानता। मुझे इस तरह बुलाने की जरूरत नहीं है। हे भाई, क्या बात है? जल्दी कहो। तुम अपने दिल में ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि जिया कमरों के इन छात्रों के दिलों में वे शायद ये कमरों के छात्रों को अपना सहपाठी मानते ही नहीं थे। हे साहब, तुमने उसे बुलाने का तरीका बदल दिया। आप जैसे प्रतिष्ठित और अमीर साहब को तो बस अपनी मार्शल आर्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। आप पानी निकालने जैसे छोटे मोटे काम कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। हर बार का एक चांदी का सिक्का। जियांग ने पौष्टिक खाने के लिए बीफ खरीदने का फैसला किया। तुम्हें भी बुरे वक्त के लिए तैयारी करनी होगी। अगर बुल डेमन शक्ति तीसरे स्तर को पार नहीं कर पाई, उसे खाने और दवाइयों की मदद भी लेनी पड़ेगी। और उसने इस बारे में बहुत सोचा। वो पैसे कमाने के लिए जिया कमरों के छात्रों के लिए पानी धो सकता है। अकादमी के नौकरों को अंदर आने की इजाजत नहीं है उस छात्रावास इलाके में जहाँ छात्र रहते हैं। ये बात तुम्हें तब पता चली थी जब पिछली बार तुमने घर चिट्ठी भेजी थी। दरबान के मुंह से यह बात निकलवाई थी। ये कमरों के छात्रों के पास पैसे हों भी तो भी वे शायद उसे अपने ऊपर ही खर्च करेंगे, लेकिन जिया कमरों के लोगों पर कोई दबाव नहीं है और उनके पास पैसों की कमी भी नहीं है। 2 चांदी के सिक्के। हे जिन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। बेशक उसके पास 1-2 चांदी के सिक्कों की कमी नहीं थी, लेकिन घर पर जो नौकर पूरे आंगन की सफाई करता है, उसे महीने का 1 चांदी का सिक्का भी नहीं मिलता। 2 चांदी के सिक्के आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। हे साहब, अभी अभी कमरा नंबर जिया 5 के झांग साहब ने भी यह काम मुझे ही दिया है। तुमने एक और बात जोड़ी। इस बार ये जिन ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, क्योंकि उसकी और कमरा नंबर जिया 5 के झांग सोंग की बनती नहीं थी। डानिंग काउंटी में दोनों के परिवारों के बीच कुछ व्यापारिक मतभेद थे। जब झांग सोंग मान गया है
तो अगर वो मना कर देता तो क्या इसका यह मतलब नहीं होता कि उसका हे परिवार झांग परिवार से कम है? आज से रोज एक बार आना। ये रहे 10 चांदी के सिक्के। झांग सोंग से ऊपर दिखने के लिए हे जिन ने सीधे तुम्हारी तरफ चांदी की एक सिल्ली फेंक दी। ये रहे 10 चांदी के सिक्के। झांग सोंग से ऊपर दिखने के लिए हे जिन ने सीधे तुम्हारी तरफ चांदी की एक सिल्ली फेंक दी। तुमने मुस्कुराते हुए उसे ले लिया। शुक्रिया हे साहब। जहाँ तक हे जिन और झांग सोंग के बीच की अनबन का सवाल है, वो तुमने भोजनालय में खाना खाते समय इत्तेफाक से देख लिया था। उस वक्त हे जिन और झांग सोंग लगभग लड़ने ही वाले थे। उसने इस नजारे को अपने दिल में याद रखा था और अब ये ठीक समय पर काम आ गया। पैसे लेने के बाद तुमने उसी वक्त काम शुरू कर दिया। हे जिन की पानी की टंकी और 4 बाल्टियां पानी से भरने के बाद तुमने यही तरीका अपनाते हुए जाकर खटखटाया दूसरे जिया वर्ग के छात्रों के दरवाजे। जिया 7, कमरा नंबर जिया 2। तुमने दरवाजा खटखटाया, किसी ने जवाब नहीं दिया। तुमने भौहें सिकोड़ी, क्या ऐसा तो नहीं कि यह घर पर नहीं है? कमरा नंबर जिया 2 में उनके इस बैच की इकलौती महिला छात्रा रहती है जो परीक्षा में दूसरे स्थान पर आई थी, तांग रुओवेई। खटखटाना बंद करो। पीछे से एक महिला की आवाज आई। तुम पीछे मुड़े। वो भूरे रंग के चुस्त कपड़े पहने हुई थी। उन कपड़ों में उसका सुंदर शरीर और भी निखर रहा था। तांग रुओवेई उसके पीछे 10 मीटर दूर खड़ी थी। तांग रुओवेई एक उलझन भरे भाव से आपको देख रही है। वो पहले मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ पूछने के लिए इंस्ट्रक्टर लियू को ढूंढने पीछे के आंगन में गई थी। लौटते समय उसने एक आदमी को खड़े देखा। वो उनके ए ब्लॉक वाले हॉस्टल एरिया में घूम रहा था। इससे उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। वो कुछ बोली नहीं, बल्कि यह जानना चाहती थी कि यह आदमी क्या करने वाला है। और फिर उसने देखा कि उस आदमी ने हे जिन का दरवाजा खटखटाया और हे जिन को बहला फुसलाकर उससे चांदी के 10 सिक्के ले लिए। इसके बाद उसने झांग सोंग को बहला फुसलाकर उससे चांदी के 20 सिक्के लिए और फिर दूसरे छात्रों से भी पैसे लिए। झांग साहब, एक बात है जो मुझे आपको पहले ही बतानी है। मुझे हे साहब के लिए पानी भरने के बाद ही आपका नंबर लगाना होगा। हे साहब ने एक साथ चांदी के 10 सिक्के दिए हैं। जू शाओ, एक बात है जो मुझे आपको पहले ही समझानी होगी। झांग साहब और हे साहब ने एक साथ चांदी के 30 सिक्के दिए हैं। मुझे पहले उनके लिए पानी भरना होगा, फिर आपका नंबर आएगा। आप चिंता न करें, मैं बहुत फुर्ती से काम करता हूँ। मैं बहुत जल्दी पानी भर दूंगा। बस इसी तरह की बातें करके उसने पहले ही 100 से ज्यादा चांदी के सिक्के जमा कर लिए थे और किसी ने ये सब होते हुए देख लिया था। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? पैसे कमाना कोई शर्म की बात नहीं है। मेरे पास भी कोई चारा नहीं है। घर में पैसे नहीं हैं और मेरी ताकत भी मानक के हिसाब से नहीं है। अगर मैं कुछ पैसे नहीं कमाऊंगा तो मुझे डर है कि मैं 3 महीने में 500 जिन वाली परीक्षा पास नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे चेहरे पर चिंता का भाव था। अगले ही पल तुमने अचानक कहा, मिस तांग बहुत दयालु हैं। क्या तुम्हें क्या लगता है तुम लड़कियों के हॉस्टल में जा सकते हो? तांग रुओवेई जानती थी कि तुम आगे क्या कहने वाले हो। उसने तुरंत तुम्हारी बात काट दी। तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। बिजनेस करने में मैं तो ये बात भूल ही गया था। यह कोई अकेली रहने वाली जवान औरत के घर का गटर जाम होने जैसा मामला नहीं है कि फोन करके गटर साफ करने वाले किसी कामगार को घर पर बुला लिया जाए, जैसा कि आज के जमाने में होता है। यह मेरी ही गलती थी। और हाँ, मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि तुम झाओ चिन का दरवाजा मत खटखटाना। झाओ चिन को मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करते समय किसी का दखल देना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुमने उसका दरवाजा खटखटाया तो मुझे डर है कि तुम्हें पैसे तो नहीं मिलेंगे, उल्टा तुम्हें मार और पड़ेगी। याद दिलाने के लिए शुक्रिया मिस तांग। तुमने एहसानमंदी से अपनी मुठ्ठियां बांधी। अपना आभार जताने के लिए मैं पानी आपके दरवाजे तक पहुंचा सकता हूं, सिर्फ चांदी के आधे सिक्के में। तांग रुओवेई, ये तो पहले से ही 50% की छूट है। तुमने ईमानदारी से कहा, आपकी छूट की जरूरत नहीं है। ये लो चांदी का एक सिक्का। तांग रुओवेई ने एक बटुआ तुम्हारी तरफ फेंका। तुमने उसे पकड़ा, उसका वजन महसूस किया और बहुत खुशी से मुस्कुराए। मिस तांग, आप चिंता न करें। मैं वादा करता हूँ कि सबसे पहले पानी आपको ही मिलेगा। तो क्या मुझे इस बात के लिए बहुत सम्मानित महसूस करना चाहिए? वो ए ब्लॉक से चली गई। तुम हॉस्टल वापस नहीं गए, बल्कि गेट हाउस की ओर मुड़ गए। हर छात्र यहाँ चिट्ठियाँ लिख सकता था और फिर गेटकीपर से उन्हें भिजवाने में मदद ले सकता था। अकादमी में आए हुए 2 महीनों में तुमने घर पर 2 चिट्ठियाँ लिखी थी। तुमने हुआंग दाई झांग को भी एक चिट्ठी लिखी थी। अपनी बड़ी चाची को लिखी चिट्ठी में ज्यादातर अपनी खैरियत के बारे में बताया था, ताकि बड़ी चाची को चिंता न हो। और हुआंग दाई झांग को लिखी चिट्ठी इस बारे में थी कि तुम्हारी अकादमी में मार्शल आर्ट्स के अभ्यास में कैसी प्रगति हो रही है। तुम खुद को एक गरीब विश्वविद्यालय का छात्र मानते थे और हुआंग दाई झांग वो नेक इंसान थे जिन्होंने तुम्हारी विश्वविद्यालय की पढ़ाई के लिए दान दिया था। तुम उस नेक इंसान को स्कूल में अपनी पढ़ाई के बारे में बताते हो और हुआंग दाई झांग वो नेक इंसान थे जिन्होंने तुम्हारी विश्वविद्यालय की पढ़ाई के लिए दान दिया था।
तुम उस नेक इंसान को स्कूल में अपनी पढ़ाई के बारे में बताते हो ताकि उन्हें लगे कि उनका दान व्यर्थ नहीं गया और उन्हें भी कुछ उपलब्धि का एहसास हो। जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे सफल होने की उम्मीद करें, लेकिन कम से कम तुम्हें ये तो दिखाना ही होगा कि तुम उनका एहसान नहीं भूले हो। और अगर इसके साथ साथ तुम्हारे नतीजे भी शानदार हो तो उन्हें और भी ज्यादा खुशी होगी। इसी तरह पहले अपनी बड़ी चाची को एक चिट्ठी लिखने के बाद तुमने कलम उठाई और हुआंग चाचा को दूसरा खत लिखा। आपका भतीजा चू निंग सादर प्रणाम करता है। पिछले खत की तरह मैं सबसे पहले हुआंग चाचा की मदद के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। पाठशाला में मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने का मौका मिला। इस तरह की कुछ बातें लिखने के बाद वो मुख्य विषय पर आया। पाठशाला में आए हुए 60 दिन हो गए हैं। आपका ये भतीजा जानता है कि मार्शल आर्ट्स सीखना आसान नहीं है। मैंने ढील देने की हिम्मत नहीं की और दिन रात कड़ी मेहनत की। आपका ये भतीजा मंदबुद्धि है, अपने सहपाठियों जैसा नहीं। जब भी कोई शंका होती है तो मैं प्रशिक्षक से पूछता हूँ या उनके व्यस्त होने पर रुक जाता हूँ। मेरा चेहरा और भी सम्मानजनक हो जाता है और मैं जवाब में एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं करता। जब वे खुश होते हैं तो मैं फिर से पूछता हूँ। इसलिए भले ही आपका भतीजा मूर्ख है, अंत में उसे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है। रास्ते में सोते हुए ताजे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद नहीं लिया। मेरे सहपाठी सभी रेशमी और कशीदाकारी वाले कपड़े पहनते हैं और लाल लटकन वाली कीमती टोपियां पहनते हैं। कमर में सफेद जैड की अंगूठी और बाईं ओर एक तलवार लटकी होती है। दाईं ओर सुगंध की थैली होती है। वे देवताओं की तरह चमकते हैं। आपका भतीजा साधारण कपड़ों में उनके बीच रहता है और जरा भी ईर्ष्या महसूस नहीं करता, क्योंकि मेरे दिल में ऐसी खुशी है जो पर्याप्त है। मुझे इस बात का एहसास नहीं होता कि मेरा भोजन और शरीर दूसरों से कमतर है। आपके भतीजे की मेहनत और कठिनाई ऐसी है। लिखने के बाद तुमने दरबान को चांदी के 5 कियान दिए और उसे ये दोनों खत तुरंत भेजने के लिए कहा। तुम वापस छात्रावास में गए और अंदर दाखिल हुए। मांस की महक तुम्हारी नाक में आई और तुमने एक घूंट निगला। किस्मत से इस बार उसने पेट भरकर खाया था। छोटे से आंगन में जी यांग बर्तन से बीफ निकाल रहा था। तुम्हें वापस आते देखकर उसने जल्दी से आवाज लगाई, चू निंग, मैंने पहले एक गाय की टांग खरीदी थी, अब वो पक चुकी है। आओ साथ में खाते हैं। मैंने रसोई में पेट भरकर खा लिया है। अगर मुझे पता होता कि तुम बीफ खरीद कर लाए हो तो मैं थोड़ा कम खाता। अब मैं सच में और नहीं खा सकता। तुमने अपने कपड़े ऊपर उठाए और अपना गोल मटोल पेट दिखाया। जी यांग हंसा, मैं थोड़ा कम खाता, अब मैं सच में और नहीं खा सकता। तुमने अपने कपड़े ऊपर उठाए और अपना गोल मटोल पेट दिखाया। जी यांग हंसकर बोला, अब तुम मुझे दोष दे रहे हो। मैंने तो तुमसे इतना पेट भरकर खाने के लिए नहीं कहा था। तुम अपने बिस्तर पर लेट गए। हालांकि जी यांग गाय की टांग खाते समय आवाज न करने का ध्यान रख रहा था, लेकिन मांस की वो महक छिपाई नहीं जा सकती थी। तुम छत को घूर रहे थे। उसने हुआंग दाईचान को जो खत लिखा था उसमें से आधा उसकी सच्ची भावनाओं पर आधारित था। पूरी पाठशाला के छात्र, सबसे खराब पारिवारिक पृष्ठभूमि शायद उसी की थी। अगर ताकत जल्दी बढ़ानी है तो पोषण मिलना जरूरी है, और इस जमाने में पोषण का मतलब मांस खाना है। जो छात्र परीक्षा पास कर पाए हैं उनके परिवार हर भोजन में मांस न भी खाते हों, लेकिन कम से कम वे मेरी तरह हर भोजन में घास तो नहीं खाते। क्या तुम कहते हो कि तुम ईर्ष्या नहीं करते? ये बकवास है। अगर तुम ईर्ष्या नहीं करते तो फिर उस लेखक ने, जिसने दोंगयान के छात्र के बारे में लिखा था, उसने अपने सहपाठियों के कपड़े और भोजन को इतनी अच्छी तरह से कैसे याद रखा? तुमने बस अपनी आंखें बंद कर ली और जियांग को धीरे धीरे शोहशी करते हुए सुना। वो गाय की हड्डियों के साथ छात्रावास से बाहर चला गया और तुम्हारे दिल ने एक आह भरी। उसे डर था कि जियांग के साथ उसकी दोस्ती अब खत्म होने वाली है। आज उसने पेट भरा होने का बहाना बनाकर मना कर दिया। तो कल का क्या अगर मैंने जियांग का खरीदा हुआ बीफ खा लिया? 1-2 बार तो ठीक है, लेकिन ज्यादा खाने पर शायद जियांग के मन में भी खटास आ जाएगी। जियांग का परिवार अमीर तो है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं। उनके खानदान का मार्शल आर्टिस्ट उसका चचेरा ताऊ है, सगा ताऊ नहीं। और अगर मैं बिल्कुल न खाऊं तो जियांग अकेले हॉस्टल में बीफ खाएगा, तो उसे भी थोड़ा अजीब और शर्मिंदगी महसूस होगी। हम दोनों के बीच धीरे धीरे दूरी आना तय है। यह मेरी गलती नहीं है और न ही जियांग की गलती है। गलती तो मेरी गरीबी की है। 70वां दिन, तुम्हारी ताकत 7410 जिन तक पहुंच गई। इन 7 दिनों में 20 जिन की बढ़ोतरी हुई है। इस रफ्तार से 3 महीने में 500 जिन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसे पार करने के लिए खाने की मदद लेनी होगी ताकि न्यू मो जिन के तीसरे स्तर तक पहुंच सकूं। तुम रसोई में जाकर गाय की एक टांग खरीद लाए। एक टांग की कीमत 30 टैल थी। ये बाहर से 10 गुना ज्यादा थी, जबकि 15 दिन पहले एक गाय की टांग सिर्फ 20 टैल की थी और जड़ी बूटियां तो और भी महंगी थी। एक गाय की टांग सिर्फ 20 टैल की थी और जड़ी बूटियां तो और भी महंगी थी। इतनी महंगी कि तुमने एक जड़ी बूटी का दाम पूछकर ही मुड़कर चले गए।
तुम बस यही सोच सकते थे कि खरीदने वाले से बेचने वाला ज्यादा चालाक होता है। रसोई का मालिक छात्रों की मानसिकता को अच्छी तरह समझता था। शुरुआत में सभी छात्रों को खुद पर भरोसा होता है, इसलिए बीफ और जड़ी बूटियां ज्यादा नहीं बिकती, आखिर दाम इतना ज्यादा जो है। लेकिन जैसे जैसे 3 महीने की समय सीमा पास आती है, जिन छात्रों की ताकत उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ रही होती, वे बेचैन होने लगते हैं। दाम ज्यादा होने पर भी उन्हें खरीदना पड़ता है, बिल्कुल किसी जुनूनी जुआरी की तरह। वे जानते हैं कि ब्याज बहुत ज्यादा है, फिर भी उधार लेने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि अगर एक बार भी जीत गए तो सारा पैसा वसूल हो जाएगा। तुमने गाय की टांग को पकाने के लिए बर्तन में रखा और जी यांग को भी नहीं बुलाया, क्योंकि जी यांग अब हॉस्टल वापस नहीं आता था। जब जी यांग ने पहली बार गाय की टांग खाना शुरू किया था तो उसे तुम्हारे सामने अकेले खाने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी, इसलिए वो ब्लॉक 1 के 8 नंबर कमरे में जाकर हुआंग चेन के साथ खाने लगा। रात में वो सोने के लिए वापस आ जाता था। जी यांग के अनुसार हुआंग चेन के पिता भी एक मार्शल आर्टिस्ट हैं और उनके चचेरे ताऊ से अच्छे संबंध हैं। लेकिन जब जी यांग ने तुम्हें हुआंग चेन के लिए पानी भरते देखा तो उस रात वो वापस नहीं आया। तुम कई बार हुआंग चेन के लिए पानी भरने गए और जी यांग से मिले, लेकिन जी यांग ने तुम्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया। तुम मन ही मन समझ गए थे कि जी यांग को तुम्हारे साथ एक ही कमरे में रहने में शर्म महसूस हो रही है। आखिर इतने सारे छात्रों में से सिर्फ तुम ही थे जो नौकरों वाले छोटे मोटे काम करते थे, लेकिन तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तुम्हें इस नतीजे का पहले से ही अंदाजा था। तुम्हें जी यांग से कोई शिकायत भी नहीं थी। इस दुनिया की सोच ही ऐसी है। जैसे पुराने जमाने के विद्वान, भले ही वे गरीब हों और गुजारे के लिए दूसरों की मदद पर निर्भर हों, वे किसी के लिए मुनीम का काम करने या छोटा मोटा व्यापार करने को तैयार नहीं होते थे, क्योंकि गरीबी को एक बुरा दौर कहा जा सकता है। लेकिन अगर वे व्यापार करें या किसी व्यापारी के लिए काम करें तो उसे खुद को नीचा दिखाना माना जाता था। ये सोच का फर्क है। इसका किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। 4 गाय की टांगे 4 दिन में खत्म हो गई। तुम्हारी ताकत 440 जिन तक पहुंच गई, लेकिन अभी भी कोई सफलता नहीं मिली। न्यू मो जिन का 3रा स्तर। परीक्षा में सिर्फ 15 दिन बचे हैं और गाय की टांग खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। ब्लॉक ए के उन लोगों ने महीने के अंत तक का पैसा एक साथ दे दिया था। वे और पैसे नहीं दे सकते थे। वे लोग भी मूर्ख नहीं हैं। उन्होंने महीने के अंत तक का पैसा एक साथ दे दिया था। वे और नहीं दे सकते थे। वे लोग भी मूर्ख नहीं हैं। क्या पता अगर मैं 3 महीने की परीक्षा पास न कर पाया और निकाल दिया गया तो? अगर कोई परीक्षा नहीं हुई तो दिए गए ज्यादा पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो बीफ नहीं भी खाता है तो हर दिन तक 3 जिन बढ़ रही है। एक साल में यह 1000 जिन तक पहुंच सकती है। असली बात यह है कि अकादमी में एक परीक्षा है। अगर 500 जिन तक नहीं पहुंचे तो इसका मतलब है कि उसे अपना बोरिया बिस्तर बांध कर जाना होगा, और जाने का नतीजा ये होगा कि वो कचहरी में काम नहीं कर पाएगा और न्यू मो जिन हासिल नहीं कर पाएगा। उसके बाद के 3 स्तर। क्या मुझे गुरुजी लियू के पास जाना चाहिए? फिर से धोखा देने के तरीके का इस्तेमाल करना। तुम मन ही मन बड़बड़ाए, लेकिन तुमने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। अगर उन प्रशिक्षकों ने तुम्हारी चाल नहीं पकड़ी होती तो शायद हुआंग दाईझांग के नाम का सहारा लेकर वो ऐसा कर पाता, लेकिन वे प्रशिक्षक जानते हैं कि उसका और हुआंग का दाईझांग का कोई गहरा रिश्ता नहीं है। अकादमी तुम्हें दोबारा धोखा नहीं देने देगी। हुआंग हवेली। हुआंग झोंकताए घोड़े पर सवार होकर हवेली लौटे। एक नौकर घोड़ा पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। मैनेजर चलते चलते उन्हें रिपोर्ट दे रहा था। जब वो 1 महीने तक डानिंग काउंटी में नहीं थे तो उस दौरान हवेली और शहर में हुई कुछ बड़ी घटनाओं के बारे में रिपोर्ट पूरी करने के बाद मैनेजर थोड़ा हिचकिचाया। हुआंग झोंकताई ने मैनेजर के चेहरे पर हिचकिचाहट देखी और पूछा, क्या कोई और बात है? मालिक, अकादमी से चू निंग का एक और खत आया है। मैनेजर हिचकिचाया, क्योंकि 1 महीने पहले गेट हाउस से अकादमी का एक खत आया था जिसमें कहा गया था कि यह चू निंग ने भेजा है। मालिक ने उसे उठाकर एक नजर देखा और फिर कोई बात नहीं हुई। लाओ, मुझे देखने दो, हुआंग झोंकताई ने अंदर जाते हुए कहा। मैनेजर ने जल्दी से खत उन्हें पकड़ा दिया। हुआंग झोंकताई ने खत खोला और बस कुछ नजरें ही डाली। उनके कदम रुक गए। उनके चेहरे पर एक भावुकता का भाव था। मालिक, मैनेजर ने अपने मालिक को रुकते हुए देखा। वो थोड़ा उत्सुक था कि इस खत में ऐसा क्या लिखा है जिससे मालिक इतने भावुक हो गए। ये लड़का बहुत दृढ़ निश्चयी है, हुआंग झोंकताई ने भावुक होकर कहा। वो फिर अपने सोने के कमरे में नहीं गए, बल्कि मुड़कर अध्ययन कक्ष की ओर चल दिए। 85वां दिन। तुम्हारी ताक 470 जिन तक पहुंच गई है। न्यू मो जिन अभी भी 3रे स्तर को पार नहीं कर पाया है। इन कुछ दिनों में वो कई बार गुरुजी लियू के आंगन के सामने आया। वो अंदर जाकर उनसे बात करना चाहता था, लेकिन हर बार दरवाजे पर खड़े होकर भी अंदर नहीं गया। उसके मन में अभी भी एक उम्मीद थी, शायद कल न्यू मो जिन 3रे स्तर को पार कर जाएगा। अब वो उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी थी। एक बार फिर तुम गुरुजी लियू के आंगन के सामने आए।
इस बार तुमने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और सीधे दरवाजा खटखटाने चले गए। जैसे ही तुम्हारा हाथ दरवाजे की कुंडी उठाने वाला था, आंगन का दरवाजा अपने आप खुल गया। गुरुजी लियू अंदर खड़े थे, उनके हाथ में एक पैकेट था। वो बस तुम्हें ऐसे ही देख रहे थे, भले ही तुमने अपने पिछले जन्म में काफी बेशर्मी सीख ली थी। गुरुजी लियू की उन आंखों के सामने जो इंसान के दिल को पढ़ सकती थी, तुम्हारे चेहरे का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा और तुम्हें गर्मी महसूस होने लगी। काफी देर बाद जब तुम कुछ बोलने ही वाले थे, लियू जुनशान ने शांति से कहा, ये हुआंग दाईझांग का तुम्हारे लिए खत है। इस पैकेट में जो सामान है वो भी हुआंग दाईझांग ने तुम्हारे लिए भेजा है। अकादमी बाहर से कोई भी सामान भेजने की इजाजत नहीं देती है, वरना वे महंगी जड़ी बूटियां और मांस बेच नहीं पाते। लेकिन हुआंग दाईझांग का रुतबा अलग है, अगर वो कुछ भेजना चाहे तो अकादमी उन्हें नहीं रोकेगी। तुम्हारी आंखों की पुतलियां थोड़ी फैल गई, फिर तुम्हें होश आया। शुक्रिया प्रशिक्षक लियू, इसे वापस ले जाइए। आपने प्रशिक्षक लियू का दिया हुआ खत और पैकेट लिया, उन्हें शुक्रिया कहा और वहां से जाने के लिए मुड़ गए। जब भी कोई शंका हो तो प्रशिक्षक से पूछें, यही आपकी नींव होगी। चेहरे पर सम्मान और व्यवहार में शालीनता। जवाब में एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं हुई उनकी खुशी देखकर। फिर उन्होंने दोबारा पूछा, लेख तो वाकई अच्छा लिखा है, आगे से कुछ समझ न आए तो सीधे मुझसे आकर पूछना। आप 10 मीटर दूर चले गए। पीछे से प्रशिक्षक लियू की आवाज सुनकर आपका शरीर अकड़ गया। वो जानता था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एल्डर हुआंग दाई ने उसके खत की बातें प्रशिक्षक लियू को बता दी थी। प्रशिक्षक लियू को गलतफहमी हो गई है, उन्हें लगा कि प्रशिक्षक चेन के यहाँ मेरे साथ अन्याय हुआ है। वो तो बस मूल लेखक को श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसा कर रहा था। आप पीछे मुड़ते हैं, सम्मान पूर्वक झुककर प्रणाम करते हैं। वो तो बस मूल लेखक को श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसा कर रहा था। आप पीछे मुड़ते हैं और सम्मान पूर्वक प्रणाम करते हैं। विद्यार्थी समझ गया, चू निंग की जाती हुई पीठ को देखते हुए। प्रशिक्षक लियू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। चू निंग के बारे में वो शुरू में ज्यादा आशावादी नहीं थे। उस समय उन्होंने उसे बस इसलिए एक इशारा दिया था क्योंकि उन्हें लगा था कि चू निंग काफी होशियार है। बाद में उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आज जब तक उन्हें हुआंग दाई का खत नहीं मिला, खत में हुआंग दाई ने उन्हें बताया था कि कैसे चू निंग ने उन्हें खत लिखा था और साथ ही चू निंग के खत के कुछ हिस्से भी भेजे थे। वे दिल को छू लेने वाले और सच्चे पैराग्राफ। उस बात ने हुआंग दाई को भावुक कर दिया, लेकिन उसे पढ़ने के बाद उन्हें अपनेपन का एहसास हुआ। हुआंग दाई के विपरीत, जो खुद एक शक्तिशाली और अमीर परिवार से थे, जब उन्होंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया था तब उनका परिवार भी गरीब था, इसलिए वो चू निंग के खत में छिपे दर्द को बेहतर ढंग से समझ सकते थे। अकेले में सहे गए दुख पर तो काबू पाया जा सकता है, लेकिन दूसरों के सामने का सम्मान बहुत नाजुक होता है। बेशक सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हारी तरक्की भी साफ दिख रही है। शुरू में 100 जिन से अब लगभग 500 जिन तक। ये तरक्की अकादमी के आधे से ज्यादा छात्रों से आगे निकल चुकी है। आप उत्साहित मन से अपने कमरे में लौटते हैं। आप सीधे पैकेट खोलते हैं और अंदर रखी जड़ी बूटियां देखते हैं। आपकी आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं। कितने साल हो गए, उसकी भावनाएं इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं बदली थी। पिछले जन्म में केवल अपनी पहली बड़ी कमाई करने पर और जब कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी तब उसकी भावनाएं इतनी बदली थी। पहली बार इसलिए क्योंकि सिर्फ वही जानता था कि उस पहली कमाई के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कितना अपमान सहना पड़ा। और दूसरी बार अपनी सालों की मेहनत का इनाम मिलने पर क्या मुझ पर इस शरीर के असली मालिक का असर हो रहा है। फिर आप मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हैं और इस ख्याल को नकार देते हैं, इसका असली शरीर से कोई लेना देना नहीं है। बस उसे ये साफ साफ एहसास हो गया है कि भले ही उसके पास 10,000 साल की उम्र और अमरता के फल की ऊर्जा हो, भविष्य बहुत बुरा नहीं होगा। लेकिन अगर वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाया तो उसका बहुत लंबा समय बर्बाद हो जाएगा। अमरता का मतलब यह नहीं है कि आप अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। अमर जीवन भी दिन ब दिन ही जिया जाता है। अगर ऐसा है तो क्यों न शुरू से ही अच्छी तरह से जिया जाए। अच्छी तरह से जीने के लिए स्ट्रीट गेट में शामिल होकर एक सरकारी अधिकारी बनना फिलहाल सबसे आदर्श और सुरक्षित रास्ता है। इस दुनिया के बारे में उसकी सारी समझ इस शरीर के असली मालिक से आई है, लेकिन असली मालिक तो समाज के सबसे निचले तबके में रहने वाला एक किशोर था। क्या वो सच में इस दुनिया को समझता था? पिछले जन्म में, उस युग में जहाँ जानकारी इतनी पारदर्शी थी, आम लोगों को फिर भी यह नहीं पता था कि दुनिया में 2 अलग अलग दायरे मौजूद हैं। एक ऐसा दायरा जिसे एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कभी छू नहीं सकता। उस दायरे में काम करने का तरीका आम लोगों के दायरे से बिल्कुल अलग था। शराब के एक दौर में ही किसी आम इंसान की पूरी जिंदगी का फैसला हो सकता था कि मेहनत से भी न मिल पाने वाले पद का मालिक तय हो जाता था। एक ही वाक्य से किसी कंपनी का भविष्य तय हो सकता था। वे दुनिया को उलट पुलट कर सकते थे, जिससे कई लोग अपना सब कुछ खोकर बर्बाद हो जाते थे। लेकिन हार मान लेने से ही सब कुछ खत्म हो सकता था। पिछले जन्म में ऐसा ही हुआ था।
तो इस दुनिया का क्या? इन सब बातों का पता चलने से पहले सरकारी नौकरी में जाना ही सबसे सुरक्षित है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम इस दुनिया के शक्तिशाली पक्ष में शामिल हो गए हो। अपने विचारों को समेटकर तुमने दवा का एक हिस्सा लिया और आगे बढ़ गए। साथ ही तुमने हुआंग दाई चांग का दिया हुआ खत खोला। हुआंग दाई चांग के इस जवाबी खत में ज्यादा शब्द नहीं थे, जिससे पता चलता था कि उन्हें पता है कि तुम्हारे लिए मार्शल आर्ट सीखना आसान नहीं है। उन्होंने तुम्हारी मदद के लिए कुछ जड़ी बूटियां भेजी थी। खत जितना सादा था, तुम्हें उतना ही यकीन हो गया कि हुआंग दाई चांग के साथ तुम्हारा रिश्ता और भी गहरा हो गया है, क्योंकि उसमें बनावटी बातें और दिखावटी शब्द नहीं थे। ऊंचे पद वाले लोग सिर्फ अपने करीबी लोगों से ही इस तरह बात करते हैं। 1 घंटे बाद जड़ी बूटियां उबल गईं और तुमने औषधीय स्नान शुरू कर दिया। 86वां दिन। उस रात तुम बाथटब में बैठे रहे और अभ्यास करते रहे बुल डीमन स्ट्रेंथ की तकनीक का। तुम्हारे पेट के निचले हिस्से से गर्मी की एक लहर उठी जो बहुत समय से महसूस नहीं हुई थी। इस बार यह सिर्फ सिर के ऊपरी हिस्से की ओर नहीं बही, बल्कि धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गई। तुम्हारा शरीर भी गर्म होने लगा। तापमान जड़ी बूटियों के पानी के तापमान से भी ज्यादा हो गया, और जड़ी बूटियों का पानी पहले से कई गुना ज्यादा तेजी से तुम्हारी त्वचा के रोम छिद्रों द्वारा सोखा जा रहा था। यह एक ऐसा अनुभव था जो तुम्हें पहले कभी नहीं हुआ था। इस तरह 3 चक्र पूरे करने के बाद एक तेज आवाज हुई, जैसे तुम्हारे शरीर में पटाखे फूटने की आवाज आई हो। बाथटब में बचा हुआ औषधीय पानी भी छलक कर बाहर आ गया। हड्डियों की खनक और त्वचा में कंपन, यह बुल डीमन स्ट्रेंथ के तीसरे स्तर पर पहुंचने का संकेत था। तुम बाथटब से बाहर निकले और आंगन में रखे पत्थर के चबूतरे को देखने लगे। तुम्हारी नजर 500 जिन वाले पत्थर पर नहीं रुकी, बल्कि सीधे 550 जिन वाले पत्थर पर जा टिकी। तुमने दोनों हाथों से उसे पकड़ा और सीधे उस पत्थर को उठा लिया। 550 जिन। आखिरी 2 दिनों में उसकी ताकत आखिरकार 500 जिन की न्यूनतम सीमा को पार कर गई। लेकिन ये सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं थी। सबसे बड़ी उपलब्धि थी बुल डीमन स्ट्रेंथ का तीसरे स्तर पर पहुंचना, जो सिर्फ ताकत बढ़ाने से कहीं ज्यादा था। उसके शरीर में गर्मी की एक धारा पैदा हो गई थी। ये धारा जहां भी जाती, शरीर के उस हिस्से की ताकत बढ़ जाती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि अकादमी में 500 जिन की आवश्यकता थी, तभी आगे की पढ़ाई जारी रख सकते थे। तुम्हें मन ही मन एहसास हुआ, अकादमी में पहले 3 महीने लगातार बुल डीमन स्ट्रेंथ का अभ्यास करना था। केवल तीसरे स्तर पर पहुंचने के बाद ही तुम मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकते थे। प्रशिक्षक लियू ने जो सिखाया वो शायद मार्शल आर्ट ही था। 3 महीने पूरे हो चुके थे। ड्रैगन किंग अपनी गद्दी पर वापस आ गया और उसने टेढ़ी मुस्कान दी। सभी छात्र क्रम से परीक्षा देंगे। प्रशिक्षक चेन के शब्दों ने तुम्हें अपने ख्यालों से बाहर निकाला। कतार के सामने रखे एकमात्र पत्थर को देखकर तुम्हें पता था कि तुम्हारा अंदाजा सही था। इस परीक्षा में कोई भी धोखाधड़ी नहीं कर सकता था। कतार में सबसे आगे कमरा नंबर 1 के छात्र थे। सातों ने आसानी से पत्थर उठा लिया। इसके बाद कमरा नंबर B की बारी थी। B1 के 2 छात्रों में से एक असफल हो गया। असफल छात्र एक तरफ खड़ा था और उसके चेहरे पर निराशा थी। वो सफलता से सिर्फ 2 सांस दूर था। प्रशिक्षक, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं इस बार जरूर सफल होऊंगा। मेरे परिवार ने मुझे अकादमी में मार्शल आर्ट सीखने के लिए अपनी सारी जमीन बेच दी है। अगर मैं असफल हो गया, घर वालों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। छात्र की बातों से B कमरे के कई छात्रों के मन में डर बैठ गया, क्योंकि उस छात्र की हालत उनकी अपनी हालत जैसी ही थी। छात्र की बातों से B कमरे के कई छात्र दुखी हो गए, क्योंकि इस छात्र की हालत उनकी अपनी हालत जैसी ही थी। घर में सब कुछ बेचकर तो नहीं, पर कम से कम उन्होंने घर की आधी से ज्यादा पूंजी उन्हें मार्शल आर्ट सिखाने में लगा दी थी। अगर इस बार वे बाहर हो गए तो सच में उनके पास घर जाकर माता पिता और रिश्तेदारों से मिलने के लिए कोई मुंह नहीं होता। तुम इन छात्रों और इनके को समझ सकते हो। छात्रों के माता पिता का ऐसा फैसला लेना ठीक 80 और 90 के दशक के विश्वविद्यालय के छात्रों जैसा था। जब तक बच्चा विश्वविद्यालय में दाखिला पा लेता, तब तक परिवार घुटने टेक कर भी बच्चे को विश्वविद्यालय भेजने के लिए पैसे उधार लेता था। विश्वविद्यालय जाने का मतलब था गरीब गांव से निकलकर शहर में पहुंचना, एक स्थिर और सम्मानजनक काम मिलना। लियांग राजवंश में अधिकारियों की शक्ति पुराने राजवंशों की तुलना में बहुत ज्यादा थी। आखिरकार यह एक ऐसा देश था जहां मुके की ताक बोलती थी। अगर तुम नहीं मानते तो तुम्हें दबा दिया जाएगा। अगर तुम्हें दबा नहीं सकते तो तुम्हें अपनी टीम में शामिल कर लेंगे। अकादमी में 6 महीने तक पढ़ाई करना, भले ही तुम उस तरह के न हो जिसे सीधे नौकरी मिल जाए, फिर भी सिर्फ 3 महीने पढ़ने वालों से कहीं बेहतर भविष्य होता है। लेकिन अफसोस की बात है, प्रशिक्षक चेन के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, क्योंकि ऐसे दृश्य वे बहुत बार देख चुके थे। प्रशिक्षक चेन ने हाथ हिलाया और एक सेवक आगे आकर उस छात्र को घसीट कर ले गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग अपनी थोड़ी इज्जत बचाकर रखोगे। अकादमी से बाहर फेंके मत जाना।
मूल्यांकन जारी रखो। प्रशिक्षक चेन की बातों ने वहाँ मौजूद उन लोगों को जिन छात्रों का मूल्यांकन होना बाकी था उनके दिलों में सिहरन पैदा कर दी। अगले 2 उम्मीदवार भी पास नहीं हो सके, लेकिन पहले वाले को अकादमी से घसीटकर बाहर निकालने की मिसाल देखकर इन दोनों ने अपनी भावनाओं पर काबू रखा। वे चुपचाप अपने कपड़े पैक करने के लिए छात्रावास लौट गए। जी यांग के चेहरे पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान थी। वो पत्थर के ब्लॉक के पास गया और बड़ी आसानी से उसे उठा लिया। चू निंग, आगे आओ। जैसे ही प्रशिक्षक चेन ने ये कहा, वहाँ मौजूद सभी छात्रों की निगाहें तुम पर टिक गईं। हालांकि मूल्यांकन के लिए आगे आने वाले हर छात्र पर सभी का ध्यान जाता था, लेकिन इन छात्रों की तुम्हारी ओर देखने वाली निगाहों में साफ तौर पर कुछ अलग भावनाएं थीं। एक कमरे के छात्रों के लिए तुम उनकी नजरों में बस एक जिद्दी और अपनी किस्मत को न मानने वाले बेचारे कीड़े की तरह थे, और जी कमरे के छात्रों के बीच तुम खुद को नीचा दिखाने वाले हो। क्या तुम्हें लगता है कि दूसरों के लिए पानी धोने जैसा छोटा मोटा काम करके तुम सफल हो जाओगे? जिद्दी और अपनी किस्मत को न मानने वाले बेचारे कीड़े की तरह थे, और बी कमरे के छात्रों के बीच तुम खुद को नीचा दिखाने वाले हो। क्या तुम्हें लगता है कि दूसरों के लिए पानी धोने जैसा छोटा मोटा काम करके तुम सफल हो जाओगे? बहुत भोले हो। इन लोगों की नजरों में जी यांग की नजर सबसे ज्यादा उलझी हुई थी। वो और चू निंग एक ही छात्रावास में रहते थे, लेकिन चू निंग एक तरफ तो शरीफ बनने का ढोंग करके उसका बीफ नहीं खाता और पलक झपकते ही मांस खरीदने के लिए नौकरों वाला काम करके पैसे कमाने चला जाता है। क्या ये उसके मुंह पर तमाचा नहीं है? यही वजह है कि चू निंग उसे गुस्सा दिलाता है। उसके लड़ने की हिम्मत न होने पर गुस्सा, उसके झूठे बड़प्पन पर गुस्सा। खुद को इतना नीचा गिरा लिया और फिर भी मूल्यांकन पास नहीं कर पाओगे। बस इंतजार करो, थोड़ी देर में सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुमने वहाँ मौजूद सभी छात्रों की नजरों को भांप लिया। तुम चुपचाप पत्थर के ब्लॉक के पास गए और दोनों हाथों से उसके हैंडल पकड़ लिए और सलीके से पत्थर के ब्लॉक को अपने सिर के ऊपर उठा लिया। 2 सांस पास। जब प्रशिक्षक चेन ने पास ये 2 शब्द कहे तो वहाँ का माहौल अचानक शांत हो गया। पीछे हाथ बांधकर खड़े झाओ चिन की आंखों की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। फिर उसने तुरंत अपनी ठोड़ी को 45 डिग्री के कोण पर आसमान की ओर देखने वाली मुद्रा बना ली। तांग रुओवेई ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें धीरे से झपकाईं। चू निंग का ये प्रदर्शन उसकी उम्मीदों से परे था। झांग सोंग और हे जिन जैसे कमरे के छात्रों के चेहरे के भाव ऐसे हो गए जैसे उन्होंने किसी गंदी चीज पर पैर रख दिया हो। एक ऐसा लड़का जिसे वे अपने दिल में पहले ही खुद से अलग मान चुके थे, वो असल में परीक्षा पास कर गया और उनका सहपाठी बन गया। ये वर्ग के छात्रों का मुंह खुला का खुला रह गया। उनकी नजरों का जोकर असल में पास हो गया था। इस अजीब माहौल में परीक्षा जारी रही। आखिर में 36 छात्रों में से केवल 14 ही 500 जिन का पत्थर उठा पाए। वे अकादमी में रह सकते थे, जबकि बाहर निकाले गए 22 छात्रों को अपने कमरे में जाकर सामान बांधकर यहाँ से चले जाना था। प्रशिक्षक चेन परीक्षा खत्म होते ही चले गए थे और चू निंग और दूसरे पास हुए छात्र अभी भी अभ्यास क्षेत्र में थे। सभी सहपाठियों, आज से हम सब अकादमी में 2.5 साल तक साथ रहेंगे। मैंने रसोई में एक दावत का इंतजाम किया है। उम्मीद है आप सब आएंगे और हम एक दूसरे को जान पाएंगे। जिनली ने हंसते हुए कहा। वो ये एक कमरे का छात्र था। वो 7 दिन पहले ही 500 जिन का पत्थर उठा सकता था और तभी से इस दावत की तैयारियों में लग गया था। अकादमी की चीजों की कीमतों की एक खासियत थी, परीक्षा के बाद वे कम हो जाती थी। हालांकि बाहर की तुलना में वे अभी भी महंगी थी, लेकिन इन छात्रों के लिए ये कुछ भी नहीं था। वरना अगले 2.5 साल तक अगर कीमतें इतनी ही ज्यादा रहती तो डानिंग काउंटी का सबसे अमीर आदमी भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। हर 3 महीने की परीक्षा के बाद बचे हुए छात्रों का एक साथ भोजन करना एक पुरानी परंपरा थी। इन बचे हुए छात्रों के मन में बाहर निकाले गए छात्र उनके सहपाठी नहीं थे, क्योंकि उनकी क्षमता और स्तर अलग था। ये बहुत क्रूर था, लेकिन बहुत वास्तविक भी। उसे लगा था कि सब मान जाएंगे, लेकिन जिनले ने जो नहीं सोचा था वो हुआ। उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। मुझे अभी अभ्यास करना है, समय नहीं है। जी यांग सबसे पहले गया। मेरे पास भी समय नहीं है। तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मुझे औषधीय स्नान के लिए वापस जाना है। जिया वर्ग के छात्र एक एक करके चले गए, यहाँ तक कि ये वर्ग के छात्र भी बहाने बनाकर मना कर रहे थे। जिनले पूरी तरह से उलझन में था। यह क्या हो रहा है? तुमने जिनले के उलझन भरे चेहरे को देखा। तुम्हें सच में मजा आया। ये लड़का स्थिति को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन तुम्हारा दिल आईने की तरह साफ था। तुम जानते थे कि ये लोग क्यों जा रहे थे। वे तुम्हारे साथ एक मेज पर बैठना नहीं चाहते थे। उनकी नजरों में तुम सिर्फ एक नौकर थे। अब जब तुमने बाजी पलट दी थी तो तुम्हारे साथ एक ही मेज पर खाना खाने का ख्याल इन लोगों को अजीब महसूस करा रहा था। तांग रुओवेई को असल में कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन ये देखकर कि बाकी सब जा चुके हैं, वो तुम्हें बधाई देने के बाद चली गई। भाई जिन, चलो हम दोनों खाने चलते हैं।
तुमने जिनले की तरफ देखकर प्रस्ताव रखा। जिनले का मुंह थोड़ा बिचका। वो कोई बेवकूफ नहीं था। शुरू में तो उसे समझ नहीं आया, लेकिन अब वो समझ गया था कि सब क्यों नहीं आए। लेकिन दावत के पैसे वो रसोई में पहले ही दे चुका था, इसलिए वो तुम्हें सीधे मना नहीं कर सका। हालांकि सब चू निंग से थोड़ा अजीब महसूस कर रहे थे, लेकिन जब चू निंग 500 जिन उठा सकता था तो उससे दोस्ती न करना ठीक था, पर दुश्मनी मोल लेने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर वो चू निंग के साथ खाने जाता तो दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते? दोस्ती न करना ठीक था, पर दुश्मनी मोल लेने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर वो चू निंग के साथ खाने जाता तो दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते? मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, ऐसा करते हैं। पैसे तो मैं दे चुका हूँ। चू निंग, अगर तुम्हें खाना है तो तुम अकेले जाकर खा लो। ये तो बहुत अफसोस की बात है। चिंता मत करो, मैं भाई जिन के पैसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुमने जिनले की जाती हुई पीठ को देखते हुए धीरे से कहा। भाई जिन सच में एक अच्छे इंसान हैं। अगले दिन साफ आसमान है और धूप खिली हुई है। आप सब लोग अभ्यास के मैदान में खड़े हैं और बड़े उत्साह के साथ लियू जुनशान की ओर देख रहे हैं। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आपकी ताकत अब आम लोगों से कहीं ज्यादा हो चुकी है। लेकिन सिर्फ कोरी ताकत होना काफी नहीं है। एक असली योद्धा को अपनी शक्ति पर काबू पाना सीखना चाहिए, ताकि वो अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल कर सके। आप दिल ही दिल में लियू जुनशान की इस बात से सहमत हैं। सच तो ये है कि इन लोगों की अभी की ताकत सिर्फ वजन उठाने वाली ताकत है। पिछले जन्म में एक आम आदमी के मुक्के का जोर वजन उठाने की क्षमता से ज्यादा 2 गुना होता था, मगर एक पेशेवर मुक्केबाज अपनी तकनीक से रफ्तार और शरीर की हर एक मांसपेशी का तालमेल बिठाकर वजन उठाने के मुकाबले 3 गुना से 9 गुना तक ज्यादा ताकत पैदा कर सकता है। आज से मैं तुम्हें नियुमो यानी बैल राक्षस मुक्केबाजी सिखाऊंगा। पहले तुम लोग इसे ध्यान से देखो। इतना कहकर लियू जुनशान एकदम तनकर खड़े हो गए और उसी पल उनके आसपास की हवा बदल गई। जैसे ही उन्होंने अपना दायां पैर आगे बढ़ाया, उस वक्त आप सबको ऐसा महसूस हुआ जैसे एक विशालकाय पागल सांड अपने खुर उठाता हुआ सीधे आपकी तरफ तेजी से हमला कर रहा हो। डर के मारे 2 छात्र तो अपने आप ही कुछ कदम पीछे हट गए। लियू जुनशान ने अपनी कमर लचकाई और थोड़ा तिरछा होते ही अपना लंबा हाथ पूरी तेजी से आगे की ओर फेंका। उनके हाथ से हवा के चीरने की ऐसी गूंज उठी कि सबका दिल दहल गया। किसी ने गौर ही नहीं किया कि लियू जुनशान कब 5 मीटर दूर तक पहुंच गए। उनका मुक्का मैदान के किनारे रखे 1000 किलो के भारी पत्थर पर लगा और पत्थर के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। पत्थर के कई टुकड़े कुछ छात्रों को भी जा लगे, पर इस वक्त उन्हें अपने दर्द का जरा भी एहसास नहीं था। सबकी नजरें बस उस 1000 किलो के पत्थर पर गड़ी थीं और उनकी सांसें तेज हो गई थीं। वो पत्थर 10-12 टुकड़ों में बिखर चुका था। अरे तेरी की! आपके मुंह से अचानक ही यह हैरानी भरी चीख निकल गई और आपकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस शरीर के असली पिता भी एक गुरु थे, मगर उन्होंने कभी अपने बेटे के सामने अपनी कला का प्रदर्शन नहीं किया था। इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि डालियांग साम्राज्य में सिर्फ योद्धाओं की ही इज्जत क्यों है। एक छोटे से स्कूल के शिक्षक में भी इतनी ताकत है, तो फिर पढ़े लिखे लोगों की क्या जरूरत? क्या फायदा बातों से समझाने का? सिर्फ योद्धा के उसूलों से लोगों को झुकाना ही काफी है। आपकी यह बात सुनकर अरे तेरी की! मैदान में मौजूद बाकी सब लोग भी हैरानी से आपकी ओर देखने लगे। यहाँ तक कि लियू जुनशान भी थोड़ा चकित हुए, हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि अरे तेरी की का असल मतलब क्या है। लेकिन वो इतना जरूर समझ गए कि यह कोई अच्छी बात तो नहीं थी। हालात बिगड़ते देख आपने झट से बात संभाली। पहाड़ों को हिला दे ऐसी शक्ति, जमाने पर छा जाए ऐसी हस्ती। गुरुजी, ये छात्र थोड़ा ज्यादा ही उत्साहित हो गया था, इसलिए मेरी जुबान थोड़ी लड़खड़ा गई। पहाड़ों को हिला दे ऐसी शक्ति, जमाने पर छा जाए ऐसी हस्ती। लियू जुनशान ने आपकी यह बात दोहराई। ये सुनकर उन्हें मन ही मन बड़ा गर्व महसूस हुआ, लेकिन ऊपर से वे सख्त होकर बोले, फालतू बकवास बंद करो। पहाड़ों को हिलाने वाली ताकत सिर्फ हमारे साम्राज्य के पूर्वजों में थी, समझे? जी गुरुजी, मुझसे गलती हो गई। आगे से ऐसी उल्टी सीधी बात नहीं करूंगा। लियू जुनशान ने जोश से भरे उन चेहरों को देखा। वे खुद भी कभी इसी दौर से गुजरे थे। वे जानते थे कि इन छात्रों के मन में क्या चल रहा है, इसलिए बिना वक्त गंवाए सीधे बोले, नियुमो, मुक्केबाजी अगर चरम सीमा तक सीख ली जाए तो प्रहार की ताकत 10 गुना तक बढ़ सकती है। अगर थोड़ा बहुत भी सीख गए तो 5 गुना ताकत तो कहीं नहीं गई। आज से तुम लोग अपनी नियमित ट्रेनिंग के अलावा नियुमो शक्ति के आखिरी 3 स्तरों का अभ्यास शुरू करोगे। बुल डीमन मुके का अभ्यास अभी और करना है। अगले 1 घंटे तक लियू जुनशान ने तुम जैसे सभी छात्रों को शिक्षा दी। उन्होंने बुल डीमन शक्ति के आखिरी 3 स्तर और बुल डीमन मुके की सभी बारीकियां सिखाई। कहते हैं कि असली ज्ञान एक वाक्य में होता है, जबकि बेकार की बातें पूरी किताब भर देती हैं। बुल डीमन मुके के आखिरी 3 स्तरों के मूल मंत्र ज्यादा नहीं थे। सबने उन्हें जल्दी ही याद कर लिया।
जहाँ तक मुक्केबाजी की कला का सवाल है, वह रातों रात नहीं सीखी जा सकती। इसके लिए एक लंबे समय की जरूरत होती है। लियू जुनशान के जाने के बाद बाकी छात्र भी अपने अपने कमरों में चले गए। छात्रों का एक जत्था बाहर हो चुका था, इसलिए अब बचे हुए 14 लोग अकेले एक एक कमरे में रह सकते थे। हॉस्टल जाने से पहले तुम दरबान के कमरे की तरफ गए। वहाँ फिर से 2 चिट्ठियाँ लिखी, एक अपनी बूढ़ी चाची के लिए और दूसरी हुआंग दाचान के लिए। तुमने दरबान को 100 सिक्के दिए और उससे 5 चांदी के सिक्के घर पहुँचाने की मिन्नत की। उसके पास बस इतने ही पैसे बचे थे। तुम अच्छी तरह जानते थे कि बाकी छात्रों से दोबारा पैसे कमाने का कोई मौका नहीं देंगे। बिना पैसों के चाहे जड़ी बूटियां और मांस कितने ही सस्ते क्यों न हो, वो उन्हें नहीं खरीद पाएगा। पैसे खत्म होने के बाद वो कुछ नहीं कर सकता था। अगले 3 महीनों के लिए उसने सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया, पर इसका मतलब यह नहीं था कि उसने अभ्यास करना छोड़ दिया हो, बल्कि उसने खुद के लिए कोई बड़ा लक्ष्य तय नहीं किया था। उसका मकसद तो पहले ही पूरा हो चुका था। अब बस 6 महीने पूरे होने का इंतजार था ताकि वो सरकारी दफ्तर में पक्की नौकरी पा सके। ऐसा नहीं था कि वो स्कूल में रुकना नहीं चाहता था, पर हालात इसकी इजाजत नहीं दे रहे थे। घर पर बूढ़ी चाची अकेली थी और उसे पैसे कमाकर घर चलाना था। स्कूल में कमाई का कोई रास्ता नहीं था और उसकी मार्शल आर्ट्स की प्रतिभा भी कुछ खास नहीं थी। वो रातों रात कोई बड़ा चमत्कार नहीं कर सकता था। उस अमरता के फल की शक्ति बस उसे धीरे धीरे मजबूत बना रही थी। 6 महीने बाद स्कूल छोड़ने पर हुआंग दाचांग की जान पहचान के दम पर उसे किसी अच्छी और मलाईदार जगह पर काम मिल जाएगा। धीरे धीरे आगे बढ़ना ही सबसे सुरक्षित तरीका था। जवानी की रफ्तार सोने से भी ज्यादा कीमती होती है, क्योंकि इंसान दोबारा जवान नहीं होता। इंसान की जिंदगी बहुत छोटी है। अब उसके एक हाथ में समय की ताकत थी और दूसरे हाथ में सुनहरा भविष्य। उसके पास जीत के सारे पत्ते मौजूद थे। शुरुआत एकदम धमाकेदार थी, बस अब संयम बनाए रखना था ताकि वो कभी हारे नहीं। पत्तियां हरी हुई, फिर पीली पड़ी और आखिर में सूख कर गिर गईं। मैदान में नौजवान कड़ाके की ठंड में भी हल्के कपड़ों में अभ्यास कर रहे थे। वे जोर जोर से दहाड़ते हुए एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। मुक्केबाजी में माहिर होने के लिए असली लड़ाई बहुत जरूरी है। तुम्हारी प्रतिद्वंद्वी तांग रुओवेई थी। उसे तुमने खुद नहीं चुना था, बल्कि तुम्हारे पास कोई और चारा ही नहीं था। देखते ही देखते 3 महीने गुजर गए। स्कूल के छात्रों का उसके प्रति नफरत भरा बर्ताव कम नहीं हुआ था। मुकाबला करने के लिए जोड़ी बनाते वक्त सब उसे अनदेखा कर देते थे। तांग रुओवेई बहुत ज्यादा ताकतवर थी। पूरे स्कूल में सिर्फ झाओ किन ही उसे हराने का दम रखता था। लेकिन झाओ किन थोड़ा घमंडी किस्म का था और वो किसी लड़की के साथ नहीं लड़ना चाहता था। बाकी छात्र तो और भी डरते थे, क्योंकि एक लड़की से हारना उनके लिए बेइज्जती की बात थी। इसलिए आखिर में सिर्फ तुम और तांग रुओवेई ही बचे। नतीजा ये हुआ कि 3 महीने तक उसने तुम्हारी जमकर धुलाई की। शारीरिक ताकत के मामले में तुम अब तांग रुओवेई से आगे निकल चुके थे, क्योंकि तुम्हारी ताकत हर रोज 4 जिन बढ़ रही थी और अब तुम 700 जिन की सीमा तक पहुंच चुके थे। तांग रुओवेई की ताकत सिर्फ 650 जिन थी, लेकिन तकनीक के मामले में तांग रुओवेई बुल डीमन शक्ति के 4थे स्तर पर पहुंच चुकी थी, जबकि तुम अभी भी 3रे स्तर पर ही अटके हुए थे, 4थी मंजिल की बुल डेमन पावर। इसी की वजह से तांग रुओवेई अपने बुल डेमन मुक्का तकनीक का बखूबी इस्तेमाल कर पा रही थी, जबकि वो अभी 3री मंजिल पर ही अटका हुआ था। 4थी मंजिल की बुल डेमन पावर, इसकी मदद से तांग रुओवेई अपने मुक्कों में 3 गुना ज्यादा ताकत पैदा कर सकती थी, जबकि मैं अभी सिर्फ 2 गुना ही कर पा रहा था। और यहीं पर हम दोनों के बीच का अंतर साफ नजर आ रहा था। सिर्फ ताकत में ही नहीं, बल्कि रफ्तार के मामले में भी हम दोनों में बहुत फर्क था। चाहे कैसे भी लड़ूं, आखिर में हारना ही है। शू निंग, तुमने कहा था कि आज तुम मुझे हरा दोगे, तो देखो, बस बड़ी बड़ी बातें मत बघाड़ना। तांग रुओवेई ने तुम्हारी तरफ देखा। पिछली बार भी तुम हमेशा की तरह उससे हार गए थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। तुमने हारने के बाद बड़े रौब से कहा था कि अगली बार तुम उसे पक्का हरा दोगे। ये पहली बार था जब तुमने ऐसी बात कही थी जिससे उसके मन में थोड़ी उम्मीद और उत्सुकता जाग गई थी। फिक्र मत करो, आज तुम्हें जरूर एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा। सच कहूँ तो तांग रुओवेई से लगातार इतनी बार पिटने के बाद तुम्हारे अंदर भी एक गुस्सा सा भरा हुआ था। मैं एक मर्द होकर हमेशा औरतों पर भारी पड़ना जानता था, तो फिर मैं एक औरत से हमेशा कैसे दब सकता हूँ? ऐसा नहीं है कि मैं झुक नहीं सकता, पर इस तरह से तो बिल्कुल नहीं। ये लो, मेरा वार देखो। तुमने पहले हमला किया और अपना सिर नीचे झुकाया। तुमने अपने दाहिने हाथ से एक सीधा मुक्का मारा, लेकिन तांग रुओवेई ने फुर्ती से अपना बायां पैर थोड़ा पीछे हटाया और तुम्हारे वार से बचते हुए अपनी हथेली से तुम्हारी बाह पर जोरदार वार किया। जैसे ही उसका हाथ तुम्हारी बाह पर लगने वाला था, तुमने फौरन अपना हाथ पीछे खींचा और तेजी से उसके करीब पहुंच गए। तुमने अपना बायां हाथ उसकी ओर घुमाया और देखते ही देखते तुम दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। तुम मन ही मन जानते थे कि तांग रुओवेई अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रही है,
वो लड़की सच में दिल की अच्छी थी। अगर वो अपनी पूरी जान लगा देती तो मैं कुछ ही पलों में ढेर हो जाता, फिर ये अभ्यास नहीं रह जाता। तब तो मैं बस एक पंचिंग बैग बनकर रह जाता, और मैं कोई ऐसा वैसा कमजोर इंसान तो हूँ नहीं। भले ही तांग रुओवेई दिखने में बहुत खूबसूरत थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुपचाप उसकी मार खाता रहूं। इसी तरह करीब 10-15 राउंड बीत गए और तुम्हारे माथे पर पसीना चमकने लगा। तांग रुओवेई के बाल थोड़े बिखर गए थे, पर वो अब भी बिल्कुल ठीक लग रही थी। चू निंग, क्या इसी तरह तुम मुझे हराने वाले थे? इतना कहते ही तांग रुओवेई ने अब अपनी असली ताकत लगानी शुरू की। तुम धीरे धीरे पीछे हटने लगे और ऐसा लग रहा था कि तुम अब मैदान से बाहर हो जाओगे। तभी अचानक तुम्हारी नजर तांग रुओवेई के पीछे गई। इंस्ट्रक्टर लियू, तांग रुओवेई ने अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या इंस्ट्रक्टर लियू का यहाँ आना कोई अजीब बात थी? वैसे भी हर 3 दिन में जब सब मैदान में मुकाबला करते थे तो इंस्ट्रक्टर लियू सबको सिखाने और देखने के लिए आते ही थे। वैसे भी हर 3 दिन में जब सब मैदान में मुकाबला करते थे तो इंस्ट्रक्टर लियू सबको सिखाने और देखने के लिए आते ही थे। इस तरह चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम्हारे चेहरे के अजीब हाव भाव देखकर तांग रुओवेई ने उत्सुकता में पीछे मुड़कर देखा। तुम बस इसी एक पल के इंतजार में थे। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, तुमने पलक झपकते ही अपनी पूरी ताकत लगा दी। तुमने अपना मुक्का तांग रुओवेई की छाती की ओर तेजी से चलाया। ये एक धोखे भरा हमला था। तांग रुओवेई को गुस्सा तो आया, पर वो घबराई नहीं। भले ही उसका ध्यान भटक गया था, पर उसने पहले ही तुम्हारे और अपने बीच काफी दूरी बना ली थी। तुम्हारे मुक्के को अपनी ओर आता देख वो पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ी और मुक्के का जवाब अपने मुक्के से दिया। और तभी तांग रुओवेई ने देखा कि तुम्हारे होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई है। अचानक तुमने अपना मुक्का खोल दिया और वहाँ तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। फिर उसकी फटी हुई आंखों के सामने पीली धूल का एक गुबार छा गया। खूं खूं खूं, नाक में चुभने वाली वो तीखी गंध और आंखों में तेज जलन। तांग रुओवेई ने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली और अपना मुक्का पीछे खींच लिया। जब तक तुम होश में आते और जबरदस्ती अपनी आंखें खोलते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हारी मुट्ठी उसके चेहरे से 1 इंच से भी कम दूरी पर थी। तुमने अपनी मुट्ठी वापस खींच ली। तांग रुओवेई के कुछ कहने का इंतजार किए बिना तुम मुड़े और चल दिए। ये तुम्हारे लिए एक सबक है और इस दुनिया के लिए भी मेरा एक सबक है। तांग रुओवेई की तरफ पीठ करके तुमने यह बात अपनी सबसे आकर्षक आवाज में कही। तुम्हें लगा कि तांग रुओवेई के दिल में इस पल तुम्हारा रुतबा बहुत ऊंचा हो गया होगा। तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें पीट दूंगी? अपने पीछे से तांग रुओवेई की बातें सुनकर तुम्हारे मुंह का कोना फड़क गया। तुम तो बस थोड़ा तेज चल रहे थे, ये भागना कैसे बन गया? तुम्हें दूर जाते और बिल्कुल भी न रुकते देख तांग रुओवेई खुद को रोक नहीं पाई और चिल्लाई, वापस आओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। प्रशिक्षक लियू ने अभी तक हमारी कमियां नहीं बताई हैं, पर तुम फिर भी पीछे नहीं मुड़े। ये सच में तुम्हारा तांग रुओवेई को दिया गया आखिरी सबक था। असली लड़ाई सिर्फ मुक्केबाजी पर निर्भर नहीं करती। कभी कभी तुम्हें कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि तुम अप्रत्याशित रहो और जब वे तैयार न हो तब हमला कर सको। यही सबसे सही तरीका है। चिल्लाने की जरूरत नहीं, तुम आज अकादमी छोड़ दोगे। चिल्लाने की जरूरत नहीं, तुम आज अकादमी छोड़ दोगे और भविष्य में अकादमी में मार्शल आर्ट्स का अभ्यास नहीं करोगे। अभ्यास क्षेत्र में घूमते हुए और छात्रों को लड़ते हुए देख रहे लियू जुनशान ने बोलना शुरू किया। उसकी बातों ने तांग रुओवेई को चौंका दिया और दूसरे छात्र भी रुक गए। चू निंग के पिता अपने जीवन काल में एक कोतवाल थे। तुमने पूरे 6 महीने पढ़ाई की है, तुम सरकारी नौकरी में शामिल हो सकते हो, लियू जुनशान ने समझाया। कल ही तुम उससे मिलने आए थे और उसे अकादमी छोड़ने के बारे में बताया था। सच कहूँ तो उसे थोड़ा अफसोस हुआ था। तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की प्रतिभा बहुत ज्यादा नहीं है। तुम जिस बुल डेमन स्ट्रेंथ का अभ्यास करते हो उसकी मानसिक विधि में तुम्हारी प्रगति छात्रों में सबसे नीचे है, लेकिन मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने का तुम्हारा उत्साह प्रभावित नहीं हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारी ताकत की वृद्धि धीमी नहीं है। अगर तुम अकादमी में पूरे 3 साल पढ़ते, भले ही तुम मार्शल मास्टर के स्तर तक नहीं पहुंच पाते, अकादमी छोड़ने के 5 साल के अंदर तुम वहां तक पहुंच सकते थे। वो तुम्हें रोकना चाहता था, लेकिन तुम्हारी एक बात ने उसे मना लिया। प्रशिक्षक, मेरे अकादमी छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि मैंने मार्शल आर्ट्स छोड़ दिया है। बस घर पर एक बूढ़ी चाची है जिनकी देखभाल करनी है। यामेन में सरकारी नौकरी लेकर मैं अपनी बूढ़ी चाची की देखभाल भी कर सकता हूँ और मार्शल आर्ट्स के अभ्यास के लिए कुछ औषधियाँ खरीदने के लिए पैसे भी कमा सकता हूँ। भले ही मार्शल मास्टर बनने में कुछ साल और लग जाएं, इस छात्र को लगता है कि यह इसके लायक है। कुछ साल का समय वो अमीर और शक्तिशाली परिवारों के बच्चे बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें ऊंचे स्तरों पर चढ़ना होता है। लेकिन एक गरीब परिवार से आने वाले योद्धा के लिए मार्शल मास्टर बनना ही जीवन भर का लक्ष्य होता है। मार्शल मास्टर बनकर परिवार की स्थिति बदलना और अगली पीढ़ी का पालन पोषण करना।
एक गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले योद्धा को यही रास्ता चुनना चाहिए। क्या वो खुद भी इसी रास्ते पर नहीं चला था? तो फिर तुम्हें रोकने की क्या जरूरत थी? उसे तो बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था। उसकी प्रतिभा के साथ अकादमी में रहना भी समय की बर्बादी है। कौन कहता है कि नहीं? हर बार अभ्यास में वो पिटता ही है। अगर मैं उसकी जगह होता तो अकादमी में रहने की हिम्मत नहीं करता, एक छात्र धीरे से बुदबुदाया। इन लोगों की बातें सुनकर तांग ग्रुओवेई ने उन्हें ठंडी नजरों से देखा। तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की योग्यता शायद ज्यादा न हो, लेकिन तुम्हारी ताकत बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। हर बार जब वो तुम्हें हराती थी तो उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती थी। एक बार अगर उसकी ताकत और रफ्तार को तुम्हारे बराबर कर दिया जाए तो वो हमेशा पीछे रह जाती है, क्योंकि तुम्हारा हर हमला इतना अचानक होता है कि वो ऐसी जगहों से वार करता है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि वो लगातार खुद में सुधार कर रही है, लेकिन फिर भी हर बार उसे तुम्हें हराने के लिए अपनी पूरी जान लगानी पड़ती है। क्या ये तुम्हारी तरक्की को नहीं दर्शाता? तुम्हें नीचा दिखाने वाले ये लोग क्या जाने, वो तो तुम्हारे मुकाबले कहीं ठहरते ही नहीं। सुबह की पहली किरण अभी निकली ही थी और धीरे धीरे रात की ठंड को दूर भगा रही थी। डानिंग काउंटी दफ्तर। तुम अपनी पहचान के कागजात लेकर सरकारी दफ्तर के अंदर गए। 15 मिनट इंतजार करने के बाद तुम्हें क्लर्क के हाथों से सिपाही की नौकरी का नियुक्ति पत्र मिल गया। इसके बाद तुम बिना रुके दूसरी गली में स्थित पुलिस चौकी की ओर निकल पड़े। लियांग साम्राज्य में काउंटी कचहरी और पुलिस चौकी अलग अलग होते हैं, पुराने जमाने की तरह नहीं। सिपाही कचहरी में काम करते हैं और साथ ही काउंटी मजिस्ट्रेट की रक्षा भी करते हैं। दा लियांग जैसे साम्राज्य में जहां ओहदे ताकत के हिसाब से मिलते हैं, वहां मजिस्ट्रेट ही पूरे इलाके का सबसे शक्तिशाली योद्धा होता है। उसे किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं होती। अगर कोई सच में दफ्तर में घुसकर हमला करने की हिम्मत करे, तो अगर मजिस्ट्रेट उसे काबू नहीं कर पाया तो सिपाही चाहे कितनी भी संख्या में आ जाएं, वे सिर्फ अपनी जान ही गंवाएंगे। तो तुम सिपाही प्रमुख चू के बेटे चू निंग हो। पुलिस चौकी में तुम्हारा स्वागत करने वाला एक सिपाही प्रमुख था, जो कुछ देर तक बड़े कौतूहल से तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखता रहा। उसने कहा, अच्छे दिखते हो। शेर का बेटा शेर ही होता है। अच्छा काम करके दिखाना। और लियाओ, एक नया लड़का आया है, इसे काम सिखाओ जल्दी। फिर तुमने एक नई वर्दी ली और उसे पहनकर और लियाओ नाम के उस पुराने सिपाही के साथ गश्त पर निकल गए। चू निंग, है ना? ऊपर तक पहुंच है तुम्हारी? और लियाओ ने बाहर निकलते ही हंसते हुए पूछा। पिताजी का नाम चू पिंग था। वो अपनी मौत से पहले दानिंग काउंटी के सिपाही प्रमुख थे। तुम बड़े चालाक लड़के हो। इंसान के मरने के बाद सब खत्म हो जाता है, और हमारी इस पुलिस चौकी में तो ये बात और भी सच है। खैर छोड़ो, अगर नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। चूंकि कैप्टन झाओ ने मुझे तुम्हें काम सिखाने को कहा है, तो मैं तुम्हें अपनी पुलिस चौकी के कुछ नियम साफ साफ बता देता हूँ। पुलिस चौकी के नियम। वर्दी बदलते समय उसे एक नियम पुस्तिका भी मिली थी। उसमें कुछ कायदे कानून लिखे थे, लेकिन 2 जन्मों के अनुभव के कारण तुम ये सब बहुत अच्छी तरह जानते थे। किसी भी कानून लागू करने वाले विभाग में काम करने के 2 तरीके होते हैं। हमारी पुलिस चौकी में हर साल 10 नए सिपाही भर्ती होते हैं, लेकिन उनमें से शायद 2 या 3 ही सही सलामत बच पाते हैं। बाकी जो अपाहिज हो जाते हैं, वे सब गर्म खून वाले बेवकूफ थे। अब जब कैप्टन झाओ ने मुझे तुम्हें सिखाने की जिम्मेदारी दी है, तो मेरा काम तुम्हें सिपाही होने के असली नियम बताना है। जब तक तुम इन नियमों के हिसाब से चलोगे, तब तक तुम सुरक्षित रहोगे। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, मास्टर लियाओ। तुम्हारा लहजा बहुत ही विनम्र था। और लियाओ चलते चलते बोले, हम सिपाहियों का काम क्या है? कानून व्यवस्था बनाए रखना। ये रटा रटाया जवाब भूल जाओ। हमारी असली जिम्मेदारी शांति बनाए रखना और टैक्स की वसूली करना है। इस बात में कोई गलती मत करना, वरना पता भी नहीं चलेगा कि मौत कब आ गई। अगर कोई और नया लड़का होता तो शायद उलझ जाता। क्या डाकुओं को पकड़ना शांति बनाए रखने जैसा नहीं है? लेकिन तुमने बस एक पल सोचा और तुम और लियाओ की बात का छिपा हुआ मतलब समझ गए। शांति व्यवस्था। शांति का मतलब उन बेईमान व्यापारियों और जिद्दी लोगों को काबू में रखना है जो कायदे नहीं मानते। हमारी ताकत आम लोगों से बस थोड़ी ही ज्यादा है। हमने बस मामूली मार्शल आर्ट सीखा है। जो डाकू बनते हैं वे बेहद खूंखार और ताकतवर होते हैं। हम जैसे छोटे सिपाहियों के बस की बात नहीं है उनसे भिड़ना। सलाह के लिए शुक्रिया, मास्टर लियाओ। मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा। अभी तुम बहुत छोटे हो। तुम अकादमी में सिर्फ 6 महीने ही पढ़े हो। शोहरत कमाने और नाम बनाने के बारे में मत सोचना। 10-15 साल तक टिके रहो तो शायद तुम्हें मार्शल मास्टर बनकर हेड कांस्टेबल बनने का मौका मिल जाए। हम जैसे लोगों की तरह नहीं, जो इस जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा एक सिपाही ही बन पाएंगे। लाओ लियाओ बोल रहे थे और तुम ध्यान से सुन रहे थे। जल्द ही वे दोनों एक बाजार वाली गली में पहुंच गए। गली के दुकानदार लाओ लियाओ को देखकर जोश से उनका अभिवादन कर रहे थे। तुम ध्यान से सुन रहे थे। जल्द ही वे दोनों एक बाजार वाली गली में पहुंच गए। गली के दुकानदार लाओ लियाओ को देखकर जोश से उनका अभिवादन कर रहे थे। यहाँ के वॉन्टॉन बहुत अच्छे हैं।
आओ चख कर देखो, नाश्ते की दुकान के मालिक ने गर्मजोशी से कहा। लाओ लियाओ और तुमने वॉन्टॉन नूडल्स खाए। खाना खत्म करने के बाद लाओ लियाओ ने मेज पर 4 वेन सिक्के फेंके और चले गए। तुमने उस मालिक की आंखों पर ध्यान दिया। उनमें कोई नाराजगी या गुस्सा नहीं था, बल्कि वो मुस्कुराते हुए उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। सिपाही होने के नाते हमारी तनख्वाह ज्यादा नहीं है, लेकिन खाने पीने के मामले में हम बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में जो भी व्यापारी हैं, तुम वहाँ से कुछ भी खा पी सकते हो या ले सकते हो। मैं तो फिर भी अच्छा हूँ। यह वॉन्टॉन नूडल वाला एक कटोरा 5 वेन सिक्कों में बेचता है, जबकि उसकी लागत सिर्फ 2 वेन है। 4 वेन सिक्के देने पर मालिक को कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए वो भी खुश रहता है। लाओ लियाओ ने तुम्हारी पिछली हरकत पर ध्यान दिया और समझाया। मास्टर लियाओ वाकई में ईमानदार हैं। तुम्हारा यह वाक्य चापलूसी नहीं था। पिछले जन्म की ही बात ले लो, कितने शक्तिशाली कानून लागू करने वाले विभाग व्यापारियों और कंपनियों का फायदा उठाते थे। लागत देना तो दूर की बात है, अगर वे सामान गाड़ी में भरकर नहीं ले जाते थे तो ही गनीमत थी। पिछले जन्म में जहाँ सब बराबर होने का दावा किया जाता था, वहाँ भी ऐसा ही था, तो फिर लियांग राजवंश जैसे सामंती देश की तो बात ही छोड़ दो। इसके बाद लाओ लियाओ तुम्हें इन व्यापारियों से सुरक्षा शुल्क वसूलने ले गए। व्यापार कर वसूलना, अलग अलग तरह का व्यापार करने वाले व्यापारियों से वसूले जाने वाले कर की रकम भी अलग अलग होती है। भले ही वे एक ही तरह का व्यापार करते हों, उनके आकार और व्यापार के हाल के आधार पर वसूले जाने वाले कर की रकम अलग होती है। अभी अभी जो कसाई की दुकान थी, उसके पीछे थरी बैम्बू गैंग का हाथ है। थरी बैम्बू गैंग का मुखिया और 2 उप मुखिया सभी मार्शल मास्टर हैं। हम जैसे छोटे सिपाही उनसे पंगा नहीं ले सकते। दूसरे व्यापारियों से मैं 30% वसूलता हूँ, इस दुकान से सिर्फ 20% ही वसूलता हूँ। अगर तुम ज्यादा वसूलने की कोशिश करोगे तो मालिक दे तो देगा, लेकिन फिर तुम्हें सावधान रहना होगा कि कहीं किसी दिन सड़क पर चलते हुए कोई तुम्हारे सिर पर बोरी डालकर तुम्हें पीट पीट कर अपाहिज न बना दे। ऊपर वाले हमारे जैसे छोटे सिपाहियों के लिए किसी गैंग से लड़ने नहीं जाएंगे। अगर अपाहिज हो गए तो उसे अपनी बदकिस्मती मानना। 10% कर पुलिस स्टेशन को देना होता है। उससे ज्यादा जो भी वसूलोगे वो तुम्हारी अपनी जेब में जाएगा। तुम कितना ज्यादा वसूल सकते हो यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे इलाके में कितनी कमाई है। अगर तुम किसी कमाऊ इलाके में पैसा बनाना चाहते हो तो तुम्हें ऊपर वालों को रिश्वत देनी होगी। देखो, मैंने इतनी ही देर में 30 लियांग वसूल लिए हैं। इसमें से 15 लियांग ऊपर जमा कराने हैं, बाकी 10 लियांग रिश्वत देने में चले जाएंगे। सच कहूँ तो मेरे पास सिर्फ 5 लियांग चांदी ही बचती है। लाओ लियाओ वाकई में बहुत ध्यान रखने वाले थे। उन्होंने तुम्हें पुलिस स्टेशन के सारे छुपे हुए नियम बता दिए। ओए, तुम तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे, फिर से यहाँ बेचने चले आए। गली के दूसरे छोर पर चलते हुए लाओ लियाओ ने अचानक अपनी कमर से तलवार निकाल ली। ये देखकर तुमने भी वैसा ही किया। दोनों ने गुस्से से एक सांवले रंग के अधेड़ उम्र के व्यापारी को घेर लिया। इस व्यापारी के सामने लोहे के कुछ पिंजरे रखे थे जिनमें जंगली मुर्गे थे, जंगली खरगोश और कुछ ऐसे जानवर भी थे जिन्हें तुम नहीं पहचानते थे। लियाओ साहब, मुझ पर रहम करें। घर में मेरी पत्नी ने एक मोटे ताजे लड़के को जन्म दिया है, लेकिन उसे दूध नहीं उतर रहा। मैं ये जंगली जानवर बेचकर दवा की दुकान से दूध बढ़ाने वाली कुछ दवाएं खरीदने वाला था। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने अपने बगल में रखा रस्सी से बंधा एक बोरा उठाया। इसमें एक सिल्वरबैक सांप है। लियाओ साहब, इसे ले जाइए और इसका सूप बनाकर पीजिए। लियाओ साहब ने अपनी तलवार वापस मियां में डाली और तुम्हें एक नजर देखा। तुमने वो बोरा पकड़ लिया, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे का समय है। अगर 15 मिनट भी ऊपर हुए तो मेरे साथ 3 दिन जेल में बिताने पड़ेंगे, समझ गए? मैं नियम समझता हूँ। शुक्रिया लियाओ साहब। 2 घंटे बाद तुम्हारे हाथ में मिठाई के 2 डिब्बे थे। हाथ में एक बोरा भी था, लेकिन वो अब खरबूजे के बीजों से भरा हुआ था। चलो, आज तुम्हें नौटंकी दिखाने ले चलता हूँ। तुम्हारी आंखों में एक चमक आ गई, अब भला नींद किससे आएगी? फिर वो लियाओ साहब के पीछे पीछे इस मनोरंजन घर की तरफ चल दिया। सामान वहाँ के दरबान के पास जमा करवा दिया गया और फिर 2 घंटे तक नौटंकी देखी। पागल कहीं के। वहाँ की लड़कियाँ पूरी रात काम करती हैं, इसलिए सुबह के वक्त वो सब अपनी नींद पूरी कर रही होती हैं। अगर कुछ देखना ही है तो रात को आना। 2 घंटे तक नौटंकी देखी। पागल, वहाँ की लड़कियाँ पूरी रात मेहनत करती हैं, सुबह वो सब सो रही होती हैं। अगर मजे लेने हैं तो रात को आओ। वहाँ से निकलते वक्त लियाओ साहब ने तुम्हारा मजाक उड़ाया। दोनों ने एक भोजनालय में दोपहर का खाना खाया और फिर वापस वही नौटंकी देखने चले गए। सूरज ढलने तक जब वहाँ रौनक बढ़ने लगी, टैब लियाओ साहब और तुम वापस थाने की तरफ चल दिए, क्योंकि वक्त हो चुका था। ये फ्लैट ड्यूटी बदलने का वक्त था। आज तुम्हारा पहला दिन था गश्त पर। ये सामान तुम अपने घर ले जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया लियाओ उस्ताद,
तुमने ज्यादा ना नुकुर नहीं की, क्योंकि तुम जानते थे कि लियाओ साहब तो रोज गश्त पर निकलते हैं। उनके घर में इन चीजों की कोई कमी नहीं होगी। घर लौटे वक्त जब पड़ोसी तुम्हें वॉडी में देखते तो उनके चेहरों पर थोड़ा डर और थोड़ा सम्मान नजर आता। बड़े अफसरों के सामने सिपाही की कोई औकात नहीं होती, लेकिन आम जनता के लिए वही सब कुछ है। आखिरकार तुम सरकार का चेहरा जो हो। बड़ी अम्मा, मैं आ गया, हमारा निंग आ गया, खाना बस बनने ही वाला है। बड़ी अम्मा ने जब तुम्हें वॉडी में देखा तो उनकी बुद्धि आंखें भर आई। कितना अच्छा लग रहा है मेरा बच्चा। तुम्हारे पिताजी भी बिल्कुल ऐसी हाई वर्दी पहनते थे। कितनी शान थी उनकी। तुमने उन्हें ये नहीं समझाया कि थानेदार और सिपाही की वॉडी में फर्क होता है। बस मुस्कुरा कर कहा, आज मैं एक सांप लेकर आया हूँ, इसे खाकर आपकी सेहत बन जाएगी। मैं जरा इसे साफ कर देता हूँ। मिठाई का डिब्बा मेज पर रखा और तुम बोरा लेकर कुएं के पास चले गए। फिर रस्सी खोली और जैसे ही बोरा खुला, एक टीकुने सर वाला सांप तेजी से बाहर निकला और सीधे तुम्हारे हाथ पर हमला किया। तुमने तेजी से अपनी कलाई घुमाई और बड़ी सफाई से सांप का गला पकड़ लिया। उंगलियों से जोर लगाया और यूं इस सांप की गर्दन वही मरोड़ दी। सिल्वरबैक SAAMP, इसका नाम इसकी पीठ पर बनी चांदी जैसी लकीर से पड़ा है। ये सांप बेहद जहरीला होता है, लेकिन इसका मांस ताकत से भरा होता है। हाल उतार कर और साफ करके तुम उस लेकर रसोई में पहुँचे। इस SAAMP का सूप सबसे ज्यादा ताकत देता है। तुम्हारे पिताजी भी अक्सर सांप लाया करते थे। इसे यहाँ रख दो, मैं देख लूंगी। तुम जाओ, पहले हाथ धो लो। रात का खाना, 3 सब्जियां और एक सूप। तुमने सांप के सूप का एक घूंट पिया। स्वाद वाकई बहुत बढ़िया था, लेकिन अगले ही पल तुम्हारी आंखें चमक उठी जैसे ही सांप का सूप पेट में गया। तुम्हारे पेट के निचले हिस्से में एक गर्म लहर उठी। पहले तुम्हें बैल दानव शक्ति के हर स्तर को पार करते समय ही ऐसे लक्षण दिखाई देते थे। क्या ये सिल्वरबैक पेट वाला सांप मुझे बैल दानव शक्ति के चौथे स्तर तक पहुँचने में मदद कर सकता है? इस संभावना के बारे में सोचकर तुमने एक के बाद एक कई बड़े कटोरे पी लिए। बड़ी मौसी पास में खड़ी मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो बूढ़ी हैं, उन्हें पता है कि सांप का सूप ज्यादा नहीं पीना चाहिए, लेकिन तुम्हें इतने चाव से पीते हुए देखकर उन्हें खुद पीने से भी ज्यादा खुशी हो रही थी। मेरे बच्चे, तुमसे कोई छीन नहीं रहा है, आराम से पियो। आंगन में तुम चीड़ के पेड़ की तरह सीधे खड़े थे और अगले ही पल तुमने बैल दानव मुक्केबाजी का एक सेट शुरू कर दिया। और जैसे जैसे तुम अपने हाथ पैर चला रहे थे, तुम्हारे शरीर के केंद्र की गर्मी तुम्हारे पूरे बदन में फैल रही थी। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते गए, तुम्हारी हरकतें तेज होती गईं। साथ ही तुम्हारे शरीर से एक हल्की गूंजने वाली कंपन की आवाज आ रही थी और यह आवाज तेज होती जा रही थी। अंत में ये पटाखों की तरह चट चट करने लगी और तुम्हारा पूरा शरीर भी फूलने लगा, जैसे किसी गुब्बारे में लगातार हवा भरी जा रही हो। फट, आखिर में एक जोरदार धमाके के साथ तुम्हारा शरीर धीरे धीरे सिकुड़कर अपने असली आकार में वापस आ गया। लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता कि तुम्हारी कांसे रंग की त्वचा पहले से कहीं ज्यादा कसी हुई और चिकनी हो गई थी। बैल दानव शक्ति के तीसरे स्तर की निशानी हड्डियों का बचना और त्वचा का कांपना है, और चौथे स्तर की निशानी है त्वचा से आवाज आना। अभी जो आवाज आई थी वो तुम्हारी त्वचा से ही आई थी। तुमने एक गहरी सांस छोड़ी। तुम एक तरफ रखे पत्थर के वजन के पास गए और सीधे 800 जिन का पत्थर उठा लिया। बैल दानव शक्ति के चौथे स्तर पर पहुंचने और इस 800 जिन की ताकत के साथ अब तुम शायद एक तांग रुओवेई से लड़ सकते हो। तुम्हें अपनी ताकत का अंदाजा था, लेकिन फिर भी तुम घमंड नहीं कर सकते थे। किसी से लड़ते समय हमेशा कई तरकीबें तैयार रखनी चाहिए। तांग रुओवेई जबरदस्ती अपनी आंखें खोल पाई थी। इसका मतलब है कि मिर्च पाउडर का असर थोड़ा कम था।